नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बीजेपी का डर अब इस कदर बढ़ गया है दोस्तों कि अब न्याय यात्रा पर हमले किए जा रहे हैं। राहुल गांधी और उनकी यात्रा पर बीजेपी के नेता जुबानी हमले तो करते ही थे, लेकिन असम के लखीमपुर जिले में न्याय यात्रा के काफिले की गाड़ियों पर कल तोड़फोड़ की गई और कांग्रेस के बैनर पोस्टर भी फाड़ दिए गए। इससे पहले असम में ही यातायात व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर कांग्रेस के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज की ही गई थी और यहां तक कि बीजेपी सरकार के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा राहुल गांधी की गिरफ्तारी की बात तक कह चुके हैं। आप सब सुन चुके हैं तमाम बातें, चाहे हिमंता बिस्वा शर्मा की वो बाइट जिसमें कह रहे हैं कि 2-3 महीने में मैं गिरफ्तार कर लूंगा, पहले एफआईआर दर्ज कराऊंगा और उसके बाद गिरफ्तारी हो जाएगी, ये बात हो, चाहे अब हमले की बात हो, तमाम बातें आप लोग ये देखिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में कैसे ये जो काफिला है, इस काफिले पे हमले किए जा रहे हैं। उसके अलावा कुछ तस्वीरें ऐसी, ये सारी तस्वीरें कांग्रेस ने आज अपने हैंडल से जनता के बीच रखी हैं और इन तस्वीरों के जरिए कांग्रेस बताने की कोशिश कर रही है कि कैसे असम में बीजेपी घबराई हुई है। दरअसल न्याय यात्रा से बीजेपी की इस घबराहट को देखकर महाभारत का वो किस्सा याद आता है दोस्तों, जब कौरवों के सामने पांडवों से संधि का प्रस्ताव लेकर श्री कृष्ण गए तो दुर्योधन ने न केवल उनका अपमान किया बल्कि उन्हें जंजीरों से जकड़ने की कोशिश भी की थी। खैर, राहुल गांधी को रोकने की जितनी भी कोशिश बीजेपी कर ले, लेकिन कांग्रेस के तेवर बता रहे हैं कि बीजेपी की नाकामी तय है। कल के हमले के बाद कांग्रेस नेताओं ने तो इस हरकत की निंदा की ही है, बल्कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी इस पर ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है, जरा वो आपके सामने लाकर रखता हूं। देखिए, लोकतांत्रिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले लिख रहे हैं लोकतांत्रिक, तो लोकतांत्रिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भाजपा शासित राज्य असम में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। हर तरह से हारती भाजपा अब पूरी तरह से निराश हो चुकी है, तभी हिंसा पर उतारू है। हिंसा मानसिक हताशा का भौतिक रूप होती है। हैशटैग भाजपा हटाओ, संकट मिटाओ। तो अखिलेश यादव ने जिस तरह भाजपा और संकट दोनों को एक साथ इस्तेमाल किया है, दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक साथ किया है, उससे पता चलता है कि इंडिया गठबंधन भी कांग्रेस की इस न्याय यात्रा में पूरी तरह से साथ है। मीडिया में तो खबरें चलाई जा रही थी, आपको याद होगा कि अखिलेश यादव न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उनके इस ट्वीट ने बता दिया है कि कौन किसके साथ है। वैसे आपको बता दूं कि आज न्याय यात्रा असम से होकर अरुणाचल प्रदेश पहुंच गई है, जहां राहुल गांधी को सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। आइए जरा पहले सुन लेते हैं। राहुल गांधी एक नहीं बल्कि असम से जब अरुणाचल प्रदेश तो पहुंचे तो वहां तीन उन्होंने सभाओं को संबोधित किया। पहले, दूसरे और तीसरे पड़ाव में, पहले पड़ाव में उन्होंने जो सभा को संबोधित किया है उसके कुछ अंश आप तक हम पेश करते हैं, सुनिए जरा। आज हिंदुस्तान में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अरुणाचल में बेरोजगारी है। तो कहीं भी पूछो, हिंदुस्तान में कहीं भी जाके पूछो, यहां पे बेरोजगारी है, झट से जवाब आता है बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। अच्छा, अरुणाचल में महंगाई है? मीडिया महंगाई के बारे में कुछ बोलती है? मीडिया बेरोजगारी के बारे में कुछ बोलती है? तो ये हिंदुस्तान की हालत है। जो जनता कह रही है वो ना मीडिया उठाती है ना सरकार सुनती है। यात्रा में हम 7-8 घंटे चलते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को रुकते हैं और आपकी बात सुनते हैं। जैसे अभी हमने बस में 4 युवाओं से मीटिंग की, उनको हिंदुस्तान की आर्मी में भर्ती कर दिया गया था और फिर निकाल दिया गया था। उनके जैसे 1,50,000 युवा हैं जिनको आर्मी ने एक्सेप्ट किया और निकाल दिया। तो ये मुद्दे हम समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और आपके लिए उठाना चाहते हैं। हम 15-20 मिनट बोलेंगे, मगर 7-8 घंटे आपके दिल में जो है, आपको जो कष्ट हो रहा है, आपकी जो पीड़ा है, आपकी जो मुश्किलें हैं, उनके बारे में हम सुनने आए हैं। इसीलिए हमने इसको भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम दिया है। आपने इतने प्यार से हमारा समर्थन किया, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी।
जैसे मैंने पिछली यात्रा में कहा था। तो आप सुन रहे थे राहुल गांधी को। जब अरुणाचल प्रदेश राहुल गांधी पहुंचे तो ईटानगर में वहां इन्होंने अपनी बातें रखी। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़े राहुल गांधी और लोगों से बात करते रहे। राहुल गांधी के साथ आप जानते हैं दोस्तों कि मणिपुर से लोग जुड़ते जा रहे हैं और यह सिलसिला मणिपुर के बाद नागालैंड और नागालैंड के बाद 2 दिन तक असम में रहे। वहां भी असम में वो तस्वीर आपको याद होगी जिसमें राहुल गांधी का काफिला गुजर रहा था। महिलाओं को पता चला कि राहुल गांधी यहां आ रहे हैं और वो जा रही थी सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के किसी कार्यक्रम में। ये देखिए तस्वीर, और वो आ गई राहुल गांधी से मिलने। उस कार्यक्रम को छोड़कर सीधे राहुल गांधी के संग संग चलते हुए नजर आई ये महिलाएं। तो ये जो सिलसिला है ये बढ़ता जा रहा है और अब अरुणाचल प्रदेश में चूंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंच चुकी है, एक दिन ही है और कल फिर वापस असम आ जाएगी ये यात्रा। तो यह सिलसिला आज अरुणाचल प्रदेश में भी वैसे ही बना रहा जो अभी पिछले दिनों हमने मणिपुर, नागालैंड और असम में देखा था। अरुणाचल प्रदेश के बाद राहुल गांधी फिर से कल असम लौट जाएंगे। उन्हें 6 दिन असम में रहना है और जब 2 दिनों में ही हिमंता बिस्वा शर्मा इतना घबराए दिख रहे हैं तो आगे उनका क्या हाल होगा और बीजेपी कैसे न्याय यात्रा को मिल रहे समर्थन का सामना कर पाएगी, यह देखना दिलचस्प होगा क्योंकि बीजेपी फिलहाल भगवान भरोसे ही दिख रही है। कल आपको याद होगा कि हमने कहा था कि बीजेपी राम भरोसे है क्योंकि वो केवल राम मंदिर पर ही अपना ध्यान लगा रही है और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे काम धाम छोड़कर केवल पूजा पाठ में लगे हुए आजकल दिखाई दे रहे हैं। आज भी उन्होंने दक्षिण भारत में श्री रंगनाथ मंदिर में दर्शन किए। इस देश ने इससे पहले, आपको नहीं याद होगा या मुझे भी याद नहीं है, कि अपने किसी प्रधानमंत्री को इस तरह हर दूसरे दिन पूजा पाठ करते मंदिर जाते हुए देखा हो और माथे पर तिलक और भभूत लगाकर पूजा करते हुए देखा हो। आपको भी शायद याद नहीं होगा, मुझे भी याद नहीं है। अब तक सारे प्रधानमंत्रियों ने अपने काम के आधार पर सत्ता हासिल करने की कोशिश की, केवल मोदी जी ही ऐसे हैं जो पूजा करके सत्ता हासिल करने की जुगत में हैं। इसीलिए बीजेपी को भगवान भरोसे कहें या राम भरोसे कहें, शायद कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि इस पूजा पाठ के चक्कर में मोदी जी देश की जनता का पैसा और वक्त बुरी तरह लुटा रहे हैं। जनता के धन से प्रधानमंत्री का खर्च चलता है, आप जानते हैं, और उन्हें 5 साल की सत्ता का वक्त काम करने के लिए दिया जाता है, जो फिलहाल मोदी जी करते नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जनता को सब नजर आ रहा है और इस बात से अब बीजेपी को शायद डरना चाहिए। बीजेपी के लिए डर का एक कारण इंडिया की एकजुटता ने भी कर दिया है। कल ही उत्तर प्रदेश में रालोद यानी राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन तय हुआ है और आज कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर भी अखिलेश यादव ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। आइए जरा अखिलेश यादव के उस सीटों के बंटवारे के बयान को सुन लेते हैं कि क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने और फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। सुनिए। और आरएलडी जयंत चौधरी की बात अच्छी हुई और हम दोनों ने मिलकर के 7 सीटों पर चर्चा की है। ये हम और जयंत चौधरी जी दोनों लोग जानते हैं। कांग्रेस के साथ भी गठबंधन की बात हो रही है। कई बैठक दिल्ली में हो चुकी है, बहुत जल्दी और बैठक होगी और उसका भी रास्ता निकाल लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन मजबूत हो, सवाल सीट का नहीं है, सवाल जीत का है। जीत के आधार पर हम सब लोग मिलकर के फैसला लेंगे। तो सुन लिया आपने, सवाल सीट का नहीं बल्कि सवाल जीत का है और यही सोच इंडिया के सभी दलों की है। इसीलिए मोदी चाहे दक्षिण भारत के मंदिरों का दौरा करें या अमित शाह पूर्वोत्तर जाएं, अब इंडिया की रणनीति और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता के आगे बीजेपी की राहें जो हैं वो कठिन दिखाई दे रही हैं, मुश्किल दिखाई दे रही हैं। इधर खबर यह भी है कि दिल्ली में भी सीटों के बंटवारे की बात बन गई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच। इसकी पुष्टि भी आज हो गई है। अलका लांबा जो अब कांग्रेस पार्टी के महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने डीबी लाइव से चर्चा में इस बात की पुष्टि की है। पूरा इंटरव्यू कल आप देखेंगे हमारे चैनल पर अलका लांबा के साथ। तो एक तरफ
इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ सीटों के बंटवारे के लिए यहां पर बहुत ही देखें तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अलग अलग नेता इंडिया गठबंधन के नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जिस यात्रा को लेकर चल रहे हैं उस यात्रा को भी इंडिया गठबंधन के तमाम दलों का समर्थन दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ, तीसरी तरफ अगर देखें तो बीजेपी है जो विघ्न डालने की कोशिश कर रही है। असम के लखीमपुर में जो घटना घटी है, इस काफिले पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा का जो यात्रा है उसमें जो गाड़ियों का काफिला है, ये जो आप देख रहे हैं, इस पर जो हमला हुआ है, इस पर क्या कुछ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है, आइए सुनते हैं। अजय माकन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में, क्या कुछ कहा था जरा उसका एक अंश सुन लेते हैं और फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भरपूर समर्थन और सहयोग मिल रहा है। मणिपुर से शुरू होकर के, नागालैंड से होकर के असम में पहुंचे, और अभी जब मैं बोल रहा हूं तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर यह यात्रा प्रवेश कर रही है। और भरपूर समर्थन और सहयोग इस यात्रा को देख करके ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता घबरा गए। कल रात को लखीमपुर में, असम में जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों की गाड़ियों को तोड़ा गया, उसके ऊपर हमला किया गया, पोस्टर्स फाड़े गए, होर्डिंग्स फाड़े गए, नारे लगाए गए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, ये इस बात को दर्शाता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और कितना बड़ा सहयोग, समर्थन कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मिल रहा है। तो आधिकारिक रूप से आप पुष्टि होते हुए उस हमले की यहां सुन रहे थे अजय माकन कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली में। और कल रात को जो कुछ हुआ राहुल गांधी के काफिले पर असम के लखीमपुर जिले में जो कुछ हुआ है उसकी बानगी ये पेश कर रहे थे और बता रहे थे कि कैसे भाजपा घबरा गई है, परेशान हो गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि संभल जाओ वरना क्या, इसी पे चर्चा करेंगे। आइए हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं आज शनिवार का दिन है और हमारे साथ गर्ग साहब जुड़ते हैं। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ राहुल लाल जी भी जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे दोनों साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप दोनों का भी स्वागत करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। थोड़ी देर बाद एक दो गेस्ट हमारे और जुड़ेंगे, उन सबका भी स्वागत करूंगा, उन सबसे भी आपका परिचय करवाऊंगा और सीधे आना चाहता हूं गर्ग साहब, आपके पास ही आना चाहता हूं। जो कुछ चल रहा है इसमें सबसे महत्वपूर्ण, देखिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी, नाम जरा ठीक कर दीजिएगा रविकांत जी का। प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गर्ग साहब, सीधे आपके पास जो कुछ चल रहा है इस यात्रा को कवर करके हमारी टीम भी लौट आई है और नागालैंड तक तो हम लोग थे, बिल्कुल बॉर्डर तक वापस आए और हमारी टीम अब कल फिर से जा रही है, इस यात्रा में जुड़ जाएगी असम से, क्योंकि कल असम और 6 दिनों तक असम में ये यात्रा होगी। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं 22 या 23 तारीख को। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आगे क्या कुछ होगा, हो सकता है कि कुछ राहुल गांधी अपनी रणनीतियों को भी यहाँ उजागर करें असम में, गुवाहाटी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन गुवाहाटी में शहर में प्रवेश से बिल्कुल मनाही हो गई है सीएम की तरफ से और कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कर लूंगा और जेल में 2-3 महीने बाद डाल दूंगा, गिरफ्तार कर लूंगा। हालांकि राहुल गांधी के ऊपर और इस राहुल गांधी के ऊपर नहीं बल्कि इस यात्रा और वहां के संयोजक, असम के संयोजक के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। कल जो कुछ भी जितनी चीजें हो रही हैं इसकी अगर समीक्षा की जाए इस यात्रा से संबंधित, और दक्षिण में मंदिर द्वारे माथा टेकते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी समीक्षा की जाए, तो कैसे किया जाए, क्या कुछ आप देखते हैं? ओपनिंग कमेंट आपसे ही चाहता हूं और यहीं से शायद दिशा बनेगी आज की हमारी चर्चा की भी, और शायद देश के सियासत में जो कुछ हो रहा है उसको और नजदीक से हम देख समझ पाएंगे। गर्ग साहब। राजीव जी, एक जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण चीज ये है कि राहुल गांधी
सबसे बड़े भाजपा शासित राज्य में यात्रा कर रहे हैं, जहां उनकी बीजेपी की 9 सीटें हैं 14 में से, और उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार भी है और उत्तर पूर्व की ताकत भी है बीजेपी की, वो असम जो है। जी। और सबसे ज्यादा आक्रमण जो राहुल गांधी पर किए हैं भारतीय जनता पार्टी में जिस एक व्यक्ति ने, वो हिमंता विश्वा शर्मा है, जो कांग्रेस से गए हैं। मतलब कांग्रेस से जाने वाले ही राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा आक्रामक हैं। आप एक चीज नोट करेंगे कि चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं या ये जो हिमंता विश्वा शर्मा है, जो ये लोग जो नए नए मुल्ला हैं बीजेपी में जो पहुंचे हैं कांग्रेस से, ये ज्यादा ऊंचे स्वरों में बांग दे रहे हैं, ये बताने के लिए कि हम जो आपके बीजेपी के जो पुराने लोग हैं उनके मुकाबले ज्यादा लॉयलिस्ट हैं। आप देख रहे हैं कि ये जो राहुल गांधी का जो आक्रामक स्वरूप है, आपने भी इतनी यात्रा कवर की है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा में आपने कई पड़ाव उनके साथ तय किए हैं, देखे हैं। आप यात्रा के प्रारंभ में भी रहे हैं, आपने कर्नाटक के चुनाव में भी चीजों को देखा है। आपने नोटिस किया होगा राजीव जी कि इतना आक्रामक स्वरूप राहुल गांधी का नहीं देखा होगा आपने। सही बोल ये क्या कारण है? मतलब वो पहली यात्रा में जितने विनम्र दिख रहे थे, जितने डोसाइल थे, जितने सबड्यूट थे, उनकी चाल में भी जो एक फर्क था, उनकी वाणी में जो फर्क था, उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में जो फर्क था, वो जो बात कर रहे थे पहली यात्रा में और दूसरी यात्रा में इतना फर्क क्यों हो गया? वो असम में ललकार रहे हैं बीजेपी को और एक डिसाइसिव तरीके से वो चुनौती दे रहे हैं प्रधानमंत्री को कि आप बताइए क्या करेंगे मेरे साथ, आप करके बताइए। और की जो 6,700 किलोमीटर यात्रा का जो अब जो बड़ा हिस्सा है, 6,000 के करीब जो है, उसकी टोन सेट कर रहे हैं। वो टोन सेट ये कर रहे हैं कि राहुल गांधी बता रहे हैं कि वो अब आगे क्या करने वाले हैं, और वो बता रहे हैं कि आपको अगर जो भी करना है वो आप कर लीजिए, आप करके दिखाइए। और उनके जो एकमात्र प्रतिनिधि हैं इस पूरे रास्ते में, वो 2 प्रतिनिधि हैं, बड़े प्रतिनिधि, 3 प्रतिनिधि हैं। एक प्रतिनिधि तो उनके जो है वो हिमंता विश्वा शर्मा है, बंगाल में कोई नहीं है उनका प्रतिनिधि, बिहार में कोई नहीं है, झारखंड में कोई नहीं है, और दूसरे प्रतिनिधि मिलेंगे उनको योगी आदित्यनाथ, और तीसरे उनके प्रतिनिधि मिलेंगे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में। जी। आप देख रहे हैं कि ये 15 राज्यों की जो यात्रा है, 350 सीटों की जो यात्रा है, जो बीजेपी की बैकबोन है पूरी की पूरी, ये बीजेपी को संदेश है उत्तर प्रदेश के लिए कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो चल रहा है, और राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश में पहुंचेंगे तब वो क्या करने वाले हैं। जी। ये जो घटना है जो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, मैं इसको सबसे 2 घटनाएं महत्वपूर्ण हुई हैं कल और आज में। एक तो आरएलडी के साथ जो 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी का समझौता हुआ, और दूसरा ये कि राम गोपाल यादव ने आज जो ट्वीट किया और उसका विजुअल भी दिखा कि बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में वो कह रहे हैं कि हम गोल के नजदीक हैं कांग्रेस से बातचीत के बाद। और अखिलेश यादव ने का जो आपने अभी विजुअल दिखाया, जी,
और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में समझौता हो रहा है। कौन कौन से स्टम्बलिंग ब्लॉक थे इंडिया अलायंस के अंदर, जो अवरोध था सीटों के बंटवारे को लेकर, जो सबसे ज्यादा चर्चा में था? एक तो था समाजवादी पार्टी को लेकर, एक था आम आदमी पार्टी को लेकर। ये दोनों के दोनों जो ब्लॉक्स थे वो डिसॉल्व हो गए। सबसे जो आया है वो आया है अखिलेश यादव की तरफ से, और उत्तर प्रदेश में खासकर जब मायावती ने कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ने वाली हैं, ऐसे समय जी। ये जो पोस्चरिंग है अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी का और आम आदमी पार्टी का, ये आप देखिए ना कि इन तमाम घटनाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी इतनी डर जाती है कि अमित शाह नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर दरवाजा खोलने की बात करते हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब? अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि 400 सीटें आप जीतने वाले हैं, आप इतने मजबूत हैं, एनडीए इतना मजबूत है कि उसको इतना आत्मविश्वास है, आप नीतीश कुमार का बार बार अपमान करते हैं और बार बार दरवाजे बंद करते हैं और खोलते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो ये राहुल गांधी की जो यात्रा है ना, मैं इसको एक व्यक्ति की यात्रा नहीं मानता हूं, मैं इसको विपक्ष की यात्रा मानता हूं। ये राहुल गांधी नहीं है इसमें, ये राहुल गांधी तो सिंबल है। ये जो पूरा विपक्ष इनकी पीठ के पीछे चल रहा है जनता के रूप में, ये सबसे बड़ी ताकत है। और वो जो विपक्ष चल रहा है, उसको विपक्ष को पता है कि ये देश के लिए परिवर्तन का आखिरी मौका है। जी। राजीव जी, मैं आपके दर्शकों के लिए केवल एक बात कहना चाहता हूं। मैं 1974 में जयप्रकाश जी के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेता था। 74 का मतलब है कि आप सोचिए कि 50 साल होने आए, और उनके साथ हवाई जहाज में, उनकी कार में, उनके साथ ट्रेन में, पूरे बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में यात्रा करता था। ऐसी भीड़ जो रास्ते भर रात को खड़ी रहती थी, दिन को खड़ी रहती थी। मैं जयप्रकाश नारायण जी के साथ इनकी तुलना नहीं कर रहा हूँ राहुल गांधी की, क्योंकि जयप्रकाश जी का कद तो बहुत ही अद्भुत कद था और बहुत ऊंचा कद है जिसको कोई छू नहीं सकता, राहुल भी नहीं छू सकते। पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जो संकेत देना चाहता हूँ, वो ये है कि जनता जब किसी नायक को अपना समर्थन सौंप देती है तो वो इसी तरह से सड़कों पर जमा होती है, और परिवर्तन जो होता है वो इसी तरह से आता है। तो परिवर्तन को जो मैंने 1974 में देखा, आपको यानी मैं इसलिए मुझे थोड़ा संकोच हो रहा था कहने में कि उस समय इनकी दादी को हटाने के लिए जयप्रकाश नारायण काम कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी जेपी के साथ जुड़ी हुई थी। आज उनका जो पोता है वो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए खड़ा हुआ है और जनता उसके साथ है। आप देखिए ना कि जनता का जो मूड है, परिवर्तन है देश में, वो किस कदर, और ये जो जनता है ये नई पीढ़ी की जनता है, 50 साल बाद वाली जनता है। क्योंकि हम लोगों की पीढ़ी तो एक अलग बात है, पर ये जो देख रहे हैं भीड़ में, आप चेहरे देखिए जरा कौन लोग हैं। राहुल गांधी किन लोगों से बात कर रहे हैं? बस में उन्होंने कहा मैं बात कर रहा था, तो वो 4 लोग कौन थे जिनका आपने विजुअल दिखाया कि टेबल पर बैठ के बात कर रहे हैं? जी। ये जो परिवर्तन है, क्योंकि जेपी के साथ और राहुल की तुलना केवल एक बात में मैं करना चाहता हूं कि जेपी ने भी कहा था कि उनको सत्ता नहीं चाहिए, और राहुल ने भी कहा कि उनको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। सत्ता दोनों को नहीं चाहिए।
और दोनों सत्ताएं बदलने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये बड़ा एक अद्भुत संयोग है, और मैं इसमें इस देश के लिए और दुनिया के लिए और पड़ोसी देशों के लिए, तमाम पड़ोसी देशों के लिए और दुनिया के प्रजातांत्रिक मुल्कों के लिए इसको एक बड़ी यात्रा और एक परिवर्तन यात्रा के रूप में देख रहा हूँ। तो इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि ये जो यात्रा है, ये आप देखिए ना कौन लोग हैं जो राहुल गांधी के पास खड़े हुए हैं। तो ये बड़ा अद्भुत क्षण है और ये इतिहास के पन्नों में कैद होने वाला है। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इतिहास के पन्नों में कैद होने वाला क्षण पल, और इसलिए भी क्योंकि ये यात्रा पूर्वोत्तर से पश्चिम की ओर आएगी। मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा 6700 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी वाली ये यात्रा, और न सिर्फ दूरी नापना बल्कि न्याय की बात करना, और उस न्याय के तहत बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसकी चर्चा राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं। लगभग 2 से 3 जनसभाओं को संबोधित करना, और अलग अलग पड़ाव में जैसे उनका काफिला आगे निकलता है, बस में वो रहते हैं, हाईटेक बस है, लिफ्ट लगी हुई है, वो बाहर निकलते हैं, बस की छत पे पहुंचते हैं, वहां से संबोधित करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन सिर्फ बस ही नहीं बल्कि पैदल भी रास्ता नापते हैं। और जैसा नागालैंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बताया था कि जैसे जैसे हम उधर जाएंगे जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, इस एरिया में, वेस्ट बंगाल में, तो पैदल यात्रा ज्यादा करेंगे। और ये यहां असम में भी दिखाई दे रहा है। असम में अब 6 दिनों के लिए, जब कल असम वापस आएंगे राहुल गांधी, तो 6 दिनों के लिए असम में रहेंगे। क्या परेशानी यहीं से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? आखिर असम में जैसे ही प्रवेश करते हैं राहुल गांधी, उसके बाद ही तुरंत उनके काफिले के ऑर्गेनाइजर यानी जो असम के पीसीसी चीफ हैं, उनके ऊपर केस दर्ज, FIR दर्ज कर ली जाती है। राहुल गांधी को सीधे धमकी दी जाती है। लखीमपुर में राहुल गांधी के काफिले पर तोड़फोड़ होता है, पथराव होता है, उनके बैनर पोस्टर्स को फाड़ दिए जाते हैं। यह सब कुछ कल रात की घटना है, कैद हैं, वो सब धीरे धीरे तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे। सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है 22 तारीख को, और उधर दक्षिण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक इवेंट पिछले दिनों लगातार कर रहे हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, आज भी मंदिर में थे। और प्रधानमंत्री शायद पता नहीं कैसे काम करते होंगे, कर लेते होंगे, 18 घंटे काम करते हैं, तो हो सकता है कि रात का 2 घंटे का वक्त अपने काम के लिए निकालते हों, देश के काम के लिए निकालते हों, लेकिन कैमरे पर जब भी नजर आते हैं तो वो मंदिर में ही नजर आ रहे हैं। तो 2 राजनीति है, एक सड़क की राजनीति, एक मंदिर की राजनीति। दोनों राजनीति को किस हिसाब से देखा जाए, ये यहां इंपॉर्टेंट पहलू इसलिए है क्योंकि अगर मंदिर की राजनीति ही प्रभावी है तो तमाम विपक्षी दलों को भी मंदिर की राजनीति में लग जाना चाहिए, और अगर सड़क की राजनीति ज्यादा प्रभावी है तो विपक्षी दलों का सबसे बड़ा नेता आज की तारीख में राहुल गांधी सड़क पे चल रहा है। और राहुल गांधी अगले 10 दिनों में जब उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे, तब तक उससे पहले स्वागत की जानकारी आज दे ही दी। अखिलेश यादव ने जो कह रहे हैं कि पथराव बहुत सही, बहुत गलत है, और इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन साथ में है, और वैसे ही उधर ममता बनर्जी ने भी अपनी बात रखी है। तो इन तमाम चीजों को देखें और 2 अलग अलग यात्राओं की बात करें, 2 अलग अलग राजनीति की बात करें, तो इसको किस हिसाब से आप देखते हैं, सड़क की राजनीति, मंदिर की राजनीति? देखिए राजीव जी, आपने दोनों को राजनीति कहा, मुझे लगता है कि नहीं, दोनों में फर्क है। राहुल गांधी देश नीति कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी की सत्ता नीति चल रही है। और नरेंद्र मोदी पिछले 10 साल से इतने कभी दक्षिण भारत नहीं गए, जितने महीने 2 महीने के भीतर वो गए, और 1 जनवरी के बाद तो उनकी अनवरत यात्राएं दक्षिण भारत की। और उसकी मूल वजह वो डर है जो उनको सामने दिखाई पड़ रहा है लोकसभा चुनाव में। उत्तर भारत में वो जितने वोट हासिल कर चुके हैं और जितनी सीटें उनको मिल चुकी हैं वो अधिकतम है। राम मंदिर के उस पूरे माहौल के बावजूद मोदी भक्त अब नहीं बढ़ रहे हैं, जितने होने थे उससे भी ज्यादा बढ़ चुके। यहां घटना ही है, दक्षिण भारत में स्थिति बीजेपी की
पहले से ही कमजोर है। आंध्र प्रदेश में, केरल में तो सीट ही नहीं है। कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें थी। तेलंगाना में 17 में से 3 सीटें जीती थी। लेकिन इन दोनों राज्यों में अब कांग्रेस की सरकार है और यहां से बीजेपी अपने प्रदर्शन को दोहरा पाएगी, यह कहना बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। कर्नाटक में वो 25 सीटें नहीं पा सकते और तेलंगाना में भी 3 सीटें अब उनको नहीं मिल सकती। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी की कोशिश ये है कि दक्षिण भारत में किसी तरीके से, माना अन्य राज्यों में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में कहीं खाता खुल, हालांकि आंध्र प्रदेश में तो 1% से भी कम उनका वोट है, केरल में कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मोदी जी अपने उस मंदिर की राजनीति के जरिए वो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो उत्तर भारत से कमी होनी है उसकी भरपाई करना चाहते। अब उत्तर भारत के हालात कैसे हैं? अभी आप गोदी मीडिया का चैनल देख लीजिए कोई भी, तो वहां तो अखंड कवरेज चल रहा है। जैसे कभी अखंड रामायण होती है गांव में ना, यहां अखंड कवरेज चल रहा है। हर खबर, हर घंटे मंदिर से जुड़ी हुई कोई ना कोई खबर आपको मिलेगी और इन 2-3 दिन में जो होना है, जो स्थितियां बनेंगी, उसकी भयावहता को भी आप देखिएगा। जाम लगा हुआ है और मैं तो ये सोचता हूं कि मान लीजिए कोई बाराबंकी से, कोई फैजाबाद से कोई बीमार व्यक्ति हो और ऐसे में ये सर्दियों का मौसम है, हार्ट अटैक की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ती हैं, डॉक्टर्स जैसा कहते हैं। अगर रेफर किया जाए किसी को लखनऊ के लिए तो बेचारा आ भी नहीं सकता है। लेकिन चूंकि आस्था का सवाल ऐसा बना दिया गया है इस देश में कि नहीं साहब, अगर ये आप बात कहते हैं तो फिर आप रामद्रोही हो जाएंगे, आप हिंदू द्रोही हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि राम के नाम पर यहां पर केवल वोटों की फसल काटने की कोशिश हो रही है। जब तक ये हवन कुंड की अग्नि शांत न हो, उसके पहले ही वोटों की रोटियां सेंक ली जाए, ये पूरी कोशिश हो रही है। अब उत्तर भारत में आप बिहार से कमजोर हो रहे हैं, नीतीश कुमार गए इंडिया अलायंस में। महाराष्ट्र में आपकी स्थिति यह है कि शिवसेना आपसे अलग है। बंगाल में जितने भी बीजेपी के बड़े लीडर्स थे वो या तो तृणमूल में चले गए या फिर बीजेपी से दूर हो गए। इन 3 राज्यों में स्थिति बेहद खराब है। तो बचता कहां से है? मोदी जी की स्थिति माने जिताऊ कहां से बन रही? और हालात ये हैं कि करो या मरो की स्थिति है मोदी जी की। राजीव जी, ये चुनाव राहुल गांधी और इंडिया अलायंस से ज्यादा परेशानी में डालने वाला मोदी जी के लिए है, अमित शाह के लिए है, अडानी जी के लिए है। क्योंकि जो अभी ईडी और सीबीआई का चाबुक चल रहा है ना विपक्षी दलों पर, जिन लोगों को जेल में भेजा गया है, मोदी जी जानते हैं कि अगर सरकार बदलती है तो फिर क्या होगा। अडानी जी को कहीं टापू आपू ढूंढना पड़ेगा दूसरा जहां उनको पहुंचना है, तमाम और जो गुजराती गए हैं उसके हिसाब से। तो इसलिए वो पूरे तरीके से इस देश में जो राम की लहर, पॉलिटिकल लहर जो उन्होंने बनाने की कोशिश की है, उसके जरिए वो दक्षिण भारत के उन तमाम मंदिरों में जा रहे हैं जो राम कथा से जुड़े हुए हैं। तमिल काशी में संगम हो रहा है, पोंगल मनाया इस बार मोदी जी ने दिल्ली में। ये तो भारत की अपनी विरासत है, अपनी संस्कृति है। क्या मोदी जी नहीं मनाते थे तो तब नहीं होता था क्या? जी। लोग जाते हैं, 4 धाम की यात्रा पर जाते हैं, लेकिन कैमरे लेकर के पहले कोई नहीं जाता था। ये जो मोदी जी कर रहे हैं वो विशुद्ध रूप से सत्ता नीति है, वोट जुगाड़ू, वो पूरा तंत्र काम कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी उस अन्याय काल के खिलाफ, जो 10 साल का अन्याय, मणिपुर के महिलाओं के साथ क्या हुआ, कुकियों मैतेई समुदायों को विभाजित कर दिया गया, उन महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ, जो आज वो बेटियां कह रही हैं कि हमें अंदाजा नहीं था ब्रजभूषण की ताकत का। इतना बेबस और लाचार बना दिया गया है कि महिला खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया, तिरंगे की शान बढ़ाई, वो
बेबस हैं और ये कह रही हैं कि हमें ताकत का अंदाजा नहीं था। वो किसानों के सवाल, जहां 750 किसान हताहत हो गए, 13 महीने तक वो बैठे रहे, क्या उनको न्याय मिला? क्या उनकी आमदनी दोगुनी हुई? नौजवानों को क्या रोजगार मिला जो आपने वादा किया था कि 2 करोड़ हम प्रति वर्ष देंगे? इस समय पिछले 3-4 दशकों में सर्वाधिक बेरोजगारी है और मोदी जी लगे हुए हैं जगह। आज तो मैंने अभी उनका फोटो देखा, वो डुबकी लगा रहे हैं चश्मा पहन करके। अरे हम लोग भी स्नान करते हैं राजीव जी, कभी आपने चश्मा पहन करके स्नान किया है क्या? डुबकी लगाई है? लेकिन फोटो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी तो चश्मे में अच्छे लगते हैं ना। इतना आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री या कोई भी व्यक्ति आपने देखा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है। तो खैर ये मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और एक वो व्यक्ति है जो टी शर्ट पहन करके इस सर्दियों में भी, और एक ही टी शर्ट एक ही रंग की, ये भी नहीं है कि साहब कपड़े बदल रहे हैं, एक ही रंग की टी शर्ट पहन करके वो व्यक्ति लगातार पैदल चलते हुए, बस से निकलते हुए, लोगों से मिलते हुए और इस देश में अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ है। और जो नॉर्थ ईस्ट है, 25 सीटें वहां से भी आती हैं, मोदी जी वहां भी फंस रहे हैं। तो इसलिए लगातार कैमरा इधर बना रहे मोदी जी की तरफ, राहुल गांधी का कहीं वो आ ना जाए कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए वो बेबस। और जो डर है, असल में डर यहां दिख रहा है, इसीलिए हमले भी करवाए जा रहे हैं। तो जो मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस समय देश की नीति, देश की राजनीति कर रहे हैं, देश को बचाने की, अन्याय से मुक्त करने की, और मोदी जी सिर्फ सत्ता पाने। वो 24 घंटे करे, 18 घंटे करे, जो भी करे, लेकिन विशुद्ध रूप से वो सत्ता की राजनीति हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सत्ता की राजनीति उधर, और इधर राहुल गांधी के काफिले पर हमला। क्या बीजेपी यहां डरी हुई है? मणिपुर से लेकर नागालैंड और उसके बाद असम ये यात्रा पहुंचती है। अभी तक ये पहली बार हो रहा है। यात्रा को हमने उधर कन्याकुमारी से श्रीनगर तक भी कवर किया था और आप सब ने भी देखा। उस दौरान भी कहीं किसी भी ढंग की ऐसी बातें नहीं आई थी जैसी बात कल रात को असम का जिला जो है लखीमपुर वहां हुआ। और वो तस्वीर ज़रा ले आइए, अभी दिखा भी रहे थे कि कैसे उनके काफिले पे अलग अलग गाड़ियों पर हमले की तस्वीर है। ये देखिए, ये सब गाड़ियां जो हैं वो राहुल गांधी के साथ चल रही हैं और इस पर पत्थर फेंके गए हैं। ये देखिए, शीशा तोड़ दिया गया है और ये सब तस्वीरें आप देख रहे हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी के जो न्याय यात्रा है उसको रोकने की कोशिश, डराने की कोशिश है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बैनर फाड़े गए हैं। देखिए ये तस्वीर आप देखिए, इसमें भी बैनर फाड़े गए हैं। अगर बैनर फाड़ते हुए वो तस्वीर अगर हो तो उसको भी ज़रा ले आइएगा, उसको भी दिखाएंगे हम। लेकिन बहुत ये इधर देखिए, राइट साइड में एक ये टोपी पहने हुए, सफ़ेद टोपी बैनर, और एक इसको देखिए, ये तस्वीर, यहाँ बैनर फाड़े जा रहे हैं, उतारे जा रहे हैं। ये देखिए, तो ये सब कुछ है जो कहीं ना कहीं उस डर को सामने ला रहा है और ये तस्वीरें ला रही हैं उस डर को, और जिससे आप समझ सकते हैं कि कहीं राहुल गांधी की यात्रा से बीजेपी की लूटिया जो है वो गोल ना हो जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी अल्टीमेटम दे दिया है कि हम यात्रा उसी रास्ते से निकालेंगे जिस रास्ते से हमने आपको एप्लीकेशन दिया हुआ है। तो वो अल्टीमेटम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं यहां खुद को उसी राह पर, वो उसी रास्ते से ले जाना चाहती है और बिना डरे हुए, राहुल गांधी डरो मत का नारा दे भी रहे हैं। और दूसरी तरफ एक राहुल गांधी हो गए और दूसरी तरफ लगातार कांग्रेस के साथ, दूसरे दलों के साथ सीट शेयरिंग की बात चल रही है। जरा आना चाहता हूं राहुल लाल जी आपके पास। राहुल लाल जी, किस हिसाब से देखा जाए, पूर्वोत्तर 25 सीटें, दक्षिण भारत लगभग 150 सीटें, अगर जोड़ ले, सब कर लें तो 150 सीटें के लगभग आ जाती हैं। ऐसे में अगर इतनी सीटें जहां बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो रही है, और उसमें अब मामला जैसे ये यात्रा उत्तर भारत में आएगी, जहां राममय कर दिया गया है उत्तर भारत को, वहां जैसे ही यात्रा आएगी सप्ताह भर बाद, तो परिस्थितियां क्या होंगी, और यहां से 2024 के गणित को अगर देखा जाए तो कैसे देखा जाए,
आंकड़ों को बहुत नजदीक से आप देखते हैं, समझते हैं, इसलिए आपसे चाहता हूं कि उसका विश्लेषण करें कि 2024 के गणित में दक्षिण और पूर्वोत्तर अगर बाहर हो जाता है तो फिर, हालांकि जितनी सीटें हैं अभी 358 सीटों से ये यात्रा गुजर रही है, 358 सीटें कम नहीं होती हैं, और उन 358 सीटों में से 272 सीटें ही चाहिए। क्या आपको लगता है कि पिछली बार का 2019 में जो परिस्थिति थी वही परिस्थिति अभी हो जाएगी 2024 में? राजीव जी देखिए, 2019 की स्थितियां किसी भी दृष्टि से 2024 में नहीं है, तो वो तो बीजेपी के लोग भी नहीं मान रहे कि 2019 वाली स्थितियां आ रही हैं यहाँ पे। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मुझे जो आज का घटनाक्रम है, जो देर रात हमला हुआ है वहां पे, तो देखिए गांधी जी की जो एक वाक्य जो बराबर गांधी जी दोहराते थे, हिंसा कायरों का हथियार है और अहिंसा की शक्ति जो है वो बड़े सत्यवान, निष्ठावान, जो रियल में राम में आस्था रखते हैं, नैतिक होते हैं, उनके पास होती है अहिंसा की शक्ति। तो सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लोगों से बात कीजिए, वो मानते हैं कि उनका 3 जगह जो है कि देश में बड़ा गढ़ है उनका, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, इन जगहों को वो अपना गढ़ मानते हैं। लेकिन असम में जो स्थितियां देखी, जैसे ही राहुल गांधी, बीजेपी के तमाम लोग जो है कि उनका कार्यक्रम छोड़ के राहुल गांधी के कार्यक्रम को देख रहे हैं, और वहां से जो खुफिया जानकारियां जा रही हैं बीजेपी के पास कि जन समर्थन जो है वो सीधे सीधे, जैसे जैसे न्याय यात्रा वहां पे उसकी सक्रियता बढ़ रही है, उसी रूप में बीजेपी के लिए जो है कि बड़े खतरे की घंटी बज गई है। आप सोच के देखिए कि न्याय यात्रा की शुरुआत कहां से हुई थी? मणिपुर से हुई थी। मणिपुर में पिछले 24 घंटे में देखिए फिर से वहां पर हिंसा की घटनाएं आ रही है सामने में। 2 सुरक्षा कर्मी समय जो है कि 4 या 5 लोगों की फिर से जो है कि हत्या हो गई है वहां। तो प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के मंदिर का जरूर भ्रमण कर रहे हैं, मंदिरों की सफाई भी कर रहे हैं। तो सवाल तो उनसे यह भी बनता है, गृह मंत्री अमित शाह जी भी मंदिर की सफाई करते हुए देखे जा रहे हैं राजीव जी। तो सवाल तो यह भी है कि जो 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छता मिशन शुरू किया था, उस स्वच्छता मिशन में क्या मंदिर भी साफ नहीं हो सके? अगर मंदिर भी साफ नहीं हो सके फिर सामान्य भारत क्या साफ हुआ? तो इन लोगों के जो अलग अलग स्टंटबाजी है वो बीजेपी को खुद ही बैकफायर कर जाता है। तो मुझे जो प्रथम दृष्टिया नजर आ रहा है कि नॉर्थ ईस्ट की 25 सीट है जो मणिपुर से शुरू हुई थी और असम तक में जो जिस तरह से इसका समर्थन मिल रहा है, वहां पे बीजेपी ने एक जो मजबूत गढ़ बनाया था अचानक से नॉर्थ ईस्ट को, वहां पे वो कमजोर है और यही कारण है कि ये हमले की स्थिति आई है। तो जो आपका सवाल था कि भाई दक्षिण भारत में तो इनके दरवाजे बंद हो गए। दक्षिण भारत में हम लोगों ने देखा कि कर्नाटक में इन्हें हार का सामना करना पड़ा, तेलंगाना में जहां पे ये पहले उपस्थित थे, अरे इनको विपक्षी के रूप में भी मौजूद होते, ये वहां पे आज ना पक्ष में ना विपक्ष में है, वहां पे कांग्रेस खड़ी है। तो दक्षिण भारत में पूरी तरह से इनके लिए ताले लगे पड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री दक्षिण की कितनी भी यात्रा कर ले और कितना भी काशी में जो है कि वो तमिल संगम करा ले वहां पे, लेकिन इससे उनका कोई लाभ नहीं होने जा रहा है। स्थिति यह है, इनकी सीटों को अगर हम लोग देखें, आज हम लोग को भूलना नहीं चाहिए कि एक बड़ा घटनाक्रम झारखंड में भी चल रहा है राजीव जी। 8वां समन देके हेमंत सोरेन से जो पूछताछ हो रही है, वहां पे बहुत जबरदस्त नाराजगी है आदिवासी समूह में जो है और दूसरे लोगों में भी। और इस समय हेमंत सोरेन देश के बड़े प्रमुख जो है कि आदिवासी नेता है। तो बीजेपी किस तरह से आदिवासी समूह में भी अपनी लोकप्रियता खोती चली जा रही है। इनको 2019 में इन्हें झारखंड से जो परिणाम मिले थे, क्या वो मिलेंगे इनको 2024 में? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आप सीटों को देखिए ना, एक एक सीट वाइज जो आप पूछ रहे हैं कि कहां जाएंगे, मैं आपको सीटों की गणना करके बता दे रहा हूं। इनकी सीटों की स्थिति, चूंकि उत्तर प्रदेश में अभी राममयी लहर जो बनाया हुआ है मीडिया के माध्यम से, आप अपने रिपोर्टर्स को भेज दीजिए अलग अलग जहां भंडारे हो रहे हैं, जहां जय श्री राम के पोस्टर, तमाम तरह की चीजें लगी हुई है। आप लोगों से पूछिए, लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, झंडे भी लोगों ने लगा दिए, जब निःशुल्क अच्छे झंडे मिल गए लगा भी दिया है लोगों ने। लेकिन क्या वो वोट देने के लिए बीजेपी को जा रहे हैं? तो वहां पे लोग सोचने लग रहे हैं कि वोट देना है कि नहीं देना है। बीजेपी को भी ये चीज पता चल रही है। इसलिए देखिए, उत्तर भारत में जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब भी कह रहे थे, रविकांत जी भी कह रहे थे कि ये पहले ही अपने मैक्सिमम लेवल पे खड़े हुए और उस मैक्सिमम लेवल पे 2019 के आंधी में खड़े थे। आज के समय वो परिस्थितियां नहीं है। क्या आज ये दावा कर सकते हैं कि राजस्थान के सभी सीटों पे आएंगे? ये आज ये दावा कर सकते हैं कि ये फिर से जो है कि तमाम लोकसभा की सीटें, दिल्ली में जो लोकसभा की 7 सीटें 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, क्या ये दिल्ली की लोकसभा की 7 सीटें जीत जाएंगे? बीजेपी तो लोग ही कह रहे हैं नहीं मिल पाएगा इन्हें। वो तो वोटों का बंटवारा हो जाता था, आपको याद होगा कि 2019 में भी 5 सीटों पर जो है कि वो कांग्रेस नंबर 2 पे थी
और 2 सीटों पे आम आदमी पार्टी नंबर 2 पे थी, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सीटों का बंटवारा हो रहा था, बीजेपी को लाभ मिल जा रहा था। तो एक एक सीट का जो गणित है, उस गणित के हिसाब से ये 400 पार का आंकड़ा पे नहीं राजीव जी जाते हुए दिख रहे हैं। ये 200 का आंकड़ा छूना इनके लिए इस राम लहर के बावजूद भी मुश्किल चीज है। और बीजेपी ने जो हमला किया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऊपर, उससे ये साबित है। देखिए, हम लोग तो चर्चा कर रहे थे कि राम मंदिर का मामला कब गर्म होगा। अगर उनका राम मंदिर का पूरा प्रयोग बिल्कुल सफल प्रयोग था, तो उनको भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे हमला करने की जरूरत क्यों पड़ी उन्हें? करने देते राहुल गांधी को यात्रा। लेकिन आप उन्हें डराना चाह रहे हैं। इसका मतलब है कि इस दो जो इस समय स्ट्रीम में चल रहे हैं, एक जो है जो सत्ता पक्ष की जो तमाम मंदिर राजनीति चल रही है, राजनीति सही बात है कि कहना भी गलत चीज है, तो आप जो वहां पर फुल फोकस लगाए हुए हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो कि जन सरोकार के तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, तमाम लोगों से जो है कि संपर्क कर रहे हैं, उन स्थितियों में राहुल गांधी का पलड़ा काफी भारी नजर पड़ते हुए दिख रहा है। न्याय योद्धा जो उन्होंने बोला, वो धीरे धीरे जनता के बीच में चीजें पहुंचती चली जा रही, आखिर उनके मुद्दे कौन उठाएगा? कल अब सबों को लग रहा है राजीव जी की गैस का सिलेंडर 2000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। लोग बोल रहे हैं कि फिर से आएंगे, कहीं पता नहीं डीजल पेट्रोल में 200 पहुंचा देंगे, 300 पहुंचा देंगे कि 400 पहुंचा देंगे। तो इनके पिछले 10 सालों में लोगों ने इन चीजों को महसूस किया है कि उनके जो रोजी रोटी आम जीवन के मुद्दे थे, वो मुद्दे जो है कि कभी भी एड्रेस नहीं किए गए। तो ये सब स्थितियां मोदी जी को जो 10 वर्षों का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उनके पास, उसका पलड़ा भारी है। राहुल गांधी का न्याय यात्रा का पलड़ा भारी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश पहुंचने के बाद राहुल गांधी शाम को जो भाषण दिए, उसका एक अंश जरूर आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी, आपका स्वागत करता हूं प्रशांत जी इस कार्यक्रम में। और सीधा पहले राहुल गांधी को सुनते हैं। आखिरी भाषण आज का राहुल गांधी का अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में, क्या कुछ कह रहे थे राहुल गांधी, जरा वो सुन लेते हैं और सीधे प्रशांत जी आपके पास आता हूं, सुनिए। आज हिंदुस्तान में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। अरुणाचल में बेरोजगारी है। तो कहीं भी पूछो, हिंदुस्तान में कहीं भी जाके पूछो, यहां पे बेरोजगारी है, झट से जवाब आता है बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। अच्छा, अरुणाचल में महंगाई है? मीडिया महंगाई के बारे में कुछ बोलती है? मीडिया बेरोजगारी के बारे में कुछ बोलती है? तो ये हिंदुस्तान की हालत है। जो जनता कह रही है वो ना मीडिया उठाती है, ना सरकार सुनती है। यात्रा में हम 7-8 घंटे चलते हैं, सुबह निकलते हैं, शाम को रुकते हैं और आपकी बात सुनते हैं। जैसे अभी हमने बस में 4 युवाओं से मीटिंग की, उनको हिंदुस्तान की आर्मी में भर्ती कर दिया गया था और फिर निकाल दिया गया था। उनके जैसे 1,50,000 युवा हैं जिनको आर्मी ने एक्सेप्ट किया और निकाल दिया। तो ये मुद्दे हम समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और आपके लिए उठाना चाहते हैं। हम 15-20 मिनट बोलेंगे, मगर 7-8 घंटे आपके दिल में जो है, आपको जो कष्ट हो रहा है, आपकी जो पीड़ा है, आपकी जो मुश्किलें हैं, उनके बारे में हम सुनने आए हैं। इसीलिए हमने इसको भारत जोड़ो न्याय यात्रा नाम दिया है। आपने इतने प्यार से हमारा समर्थन किया, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी। जैसे मैंने पिछली यात्रा में कहा था, नफरत के बाजार में आपने मोहब्बत की दुकान खोली है और यही हम पूरे देश में करने जा रहे हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। तो अरुणाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं, जहां भी छोटी छोटी सभाएं राहुल गांधी कर रहे हैं, भीड़ जो है वो कैसे उमड़ आ रही है। और कल आपने देखा असम में भी महिलाएं जा रही थी कहीं और, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के कार्यक्रम में पहुंच गई वो राहुल गांधी का नाम सुनते ही राहुल गांधी के पास। तो ये एक राहुल गांधी का आकर्षण है जो इन महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, युवाओं को खींच कर ले आता है। हम लोग भी अभी देख रहे थे मणिपुर से जब हम आगे बढ़े, मणिपुर 3 भागों में बंट चुका है आज की तारीख में। एक तरफ जब इंफाल आप पहुंचते हैं, इंफाल से लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी तक जाते हैं तो मैतेई क्षेत्र मिलता है। ये पूरा का पूरा इंफाल और आसपास मैतेई हैं,
जनजाति आप जानते हैं, उसके बाद कुकी हैं, और कुकी के बाद में कुकी लैंड अलग नारे लगा रहे हैं और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। उससे आगे बढ़ेंगे तो नागालैंड के बॉर्डर से पहले लगभग 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पहले नगा क्षेत्र शुरू हो जाता है, जो पहले से ग्रेटर नागालैंड की मांग करते रहे हैं और नागालैंड में जुड़ने की कोशिश। तो ये 3 क्षेत्रों में पार्ट में बटा हुआ मणिपुर, उसके बाद आप नागालैंड पहुंचिए तो वहां भी वैसी स्थिति, लेकिन हर जगह स्वतःस्फूर्त सर्दी में भी लोग पहाड़ों पे इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का, उनसे मिलने का। राहुल उतरते हैं बस में, बस से सीधे, और लोगों से मिलते हैं। ये तमाम तस्वीरें आप तक हम पहुंचाते रहे हैं और यही एक बात ऐसी है कि इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को और भी उसके जो इंपॉर्टेंस है उसको बढ़ाता है। और इसी की चर्चा हम कर रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी अपनी जो न्याय नीति कह लें या यात्रा नीति कह लें, और दूसरी तरफ उधर जो दूसरी नीति चल रही है, राजनीति जिसमें है, और वो है मंदिर की राजनीति या मंदिर की नीति या मंदिर के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश। भाजपा का एक पूरा कहें तो पिछले 42 साल में भाजपा 2 सीटों से अगर 303 सीटों पर पहुंची तो मंदिर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन क्या अभी भी वही होगा? 2024 भी मंदिर के सहारे भाजपा जो है उस बैतरणी को पार कर पाएगी, या यहां कांटे ही कांटे नजर आएंगे? क्योंकि राहुल गांधी भी इस बात को पूरी तरह से कहते हैं, खुलेआम कह रहे हैं, और हम लोग तो देख के आए हैं कि सड़क में कितने गड्ढे हैं। अगर विकास देखना हो मोदी जी का तो पूर्वोत्तर चले जाइए, वहां आपको बहुत विकास सड़कों पर दिखाई देगा, क्योंकि वहां गड्ढे ज्यादा हैं। ये दावे विकास के जो हैं उसकी पोल खोल करके रख देते हैं, वो सड़कें रख देती हैं। जरा आना चाहता हूं सीधे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, ये जो मंदिर की नीति बनाम राहुल गांधी की यात्रा और राहुल गांधी की यात्रा पर हमला, क्या यहीं से वो डर, और इसको क्योंकि भाजपा शासित राज्य है ये, इसके बाद 6 दिन अभी रहने वाले हैं असम में, असम के बाद आगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश भी एक बड़ा राज्य है जहां भी शायद हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो, असम में जैसा हुआ वैसा ना हो, लेकिन एक भाजपा के अंदर जो कुछ है, जो बेचैनी है, उन 25 सीटों को लेकर जो बेचैनी है, वो उस बेचैनी को यहां हम क्या भांप सकते हैं, समझ सकते हैं इस हमला के जरिए? राजीव जी, जिस तरीके की भीड़ मुझको असम या नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे रही है, सच पूछे तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग दिखाई देंगे। मैंने बहुत सी तस्वीरें देखी आज दिन भर, और बीजेपी के समर्थकों का या बीजेपी की तरफ से जो हमला हुआ है वहाँ पे, वो हमला, उसकी भी तस्वीरें सोशल मीडिया पे चल रही हैं। उस हमले से तस्वीर बहुत साफ हो जाती है कि जो बेचैनी है, जिस तरीके के बयान हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुरू में दे दिए थे, और वो बयान इस तरीके की हरकतों को उकसाने वाले बयान थे कि उन्होंने ये कहा कि वो मियाँ यात्रा हो रही है न्याय यात्रा की जगह। तो ये जो उकसाने वाली जो भाषा थी, उससे ये हमले हुए। अब इसकी में ये प्रायोजित है या नहीं है, ये जांच का विषय है। लेकिन क्या असम सरकार ने इस पे कोई कार्रवाई की? नहीं। तो जिस तरीके का, अगर मान लीजिए राजीव जी, इस देश में मीडिया आज़ाद होता, मीडिया का बड़ा हिस्सा का सरकार का भोपूनी बजा रहा होता, तो आज जिस तरीके की भीड़ें दिख रही हैं नॉर्थ ईस्ट में और असम में राहुल गांधी की यात्रा में, और जो अयोध्या में हो रहा है, दोनों को तराजू पे अगर रखा जाए तो एक तरफ तो असम में राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है ज्यादा बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि वो अपने आप आई हुई भीड़ है। जहां पे तो सरकारी दफ्तरों में छुट्टियां की जा रही हैं। अभी मैं जब आया हूं घर अपने कहीं से, तो मैं रास्ते में देखता आया हूं दिल्ली में भी झंडे वंडे लगने शुरू हो गए हैं, बाजारों में और कुछ अपार्टमेंट्स में। आप उन झंडों को देखेंगे तो आपको देख के ही लग जाएगा कि वो झंडे एक ही जगह से आ रहे हैं।
एक ही डिजाइन के झंडे हैं, एक ही नाप के झंडे हैं। तो लग रहा है कि कहीं कोई इन झंडों को सप्लाई कर रहा है। तो ये स्वतः स्फूर्त नहीं है। जिस तरीके का मीडिया का प्रचार चल रहा है, जिस तरह छुट्टियां की जा रही हैं सरकारी दफ्तरों में, ये एक तो सवाल जो खड़ा करता है कि सरकार की नीति पर कि छुट्टी क्यों। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि इतने समर्थन के बाद भी आपको ये एविडेंस नहीं मिलता है कि ये अपने आप हो रहा है। ये अपने आप हुआ या उसका कितना इम्पैक्ट है अयोध्या के उस मूवमेंट का, ये हमको पता चलेगा बाद में। अभी तो जो हमको दिख रहा है वो सरकारी और बीजेपी का पैसा और आरएसएस का नेटवर्क से ही हो रहा है। बहुत से लोग झंडे वगैरह डर के भी लगा लेते हैं। और दूसरी तरफ एक और आप देखिए कि जो मंदिर ट्रस्ट के प्रभारी हैं चंपत राय जी, उन्होंने कहा था कि ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है, क्लेम किया था उन्होंने। अब रामानंद संप्रदाय के पीठाधीश्वर स्वामी रामेश्वराचार्य वो भी इस आयोजन में नहीं आ रहे हैं। उनके पीठाधीश भी इस आयोजन में नहीं आ रहे हैं। चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, तमाम और पीठाधीश नहीं आ रहे हैं। तो जिसकी चर्चा मैं बार बार राजीव जी कर रहा हूं कि मोदी साहब पहली बार जब से आरएसएस बना है या बीजेपी जब से वजूद में आई या जनसंघ था, पहली बार वो अपने ही धर्म गुरुओं के आमने सामने हो गए हैं। जो विपक्ष की जो कार्रवाई है वो अलग चल रही है। वो असम में दिखाई दे रहा भीड़, अभी मैं उस पर आऊंगा जो आपने सवाल पूछा, लेकिन मैं अभी तुलना कर रहा हूँ दोनों की। दूसरी चीज की जो आपने कहा कि मंदिर से 2 से 303 तक पहुंच गई बीजेपी, बिल्कुल ठीक बात है, मंदिर आंदोलन से पहुंची। लेकिन वहां विपक्ष की भी एक कमी रही है राजीव जी। विपक्ष की कमी ये रही कि वो हमेशा से बीजेपी के पिच पर खेलता रहा, बीजेपी के गोल पोस्ट पर ही वो खेलता रहा। इस बार राहुल गांधी की वजह से विपक्ष ने अपनी एक अलग राजनीति की है और बीजेपी को उसका फायदा एक्सपेंशन वोट बैंक का तभी होगा जब विपक्ष भी इसमें शामिल हो जाए जी। जैसे कमलनाथ शामिल हो गए थे। तो अगर विपक्ष भी इसमें शामिल हो जाए कि वो भी अपने आप को दावा करने लग जाए कि असली राम भक्त वही हैं, तब दिक्कत आएगी। तब बीजेपी का वोट बैंक, वोट शेयर बढ़ेगा, यूनिवर्स बढ़ेगा। अभी बीजेपी अपने इको चेंबर के अंदर है, यानी जितना उनका वोट शेयर, वोट बैंक है, उसको वो एड्रेस कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो उनका समर्थक है वो इस राम मंदिर में जो हो रहा है उसका समर्थन 100% होगा, बावजूद इसके कि शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं, बावजूद इसके कि तमाम धर्माचार्य जो है वो बायकॉट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो बीजेपी का समर्थक रहा है वो रहेगा। लेकिन क्या नया समर्थक इनको मिल रहा है? नहीं कह सकते अभी, मुझे नहीं लगता। वो नया समर्थक तभी मिलेगा जब विपक्षी पार्टियां भी बीजेपी के इस पॉलिटिकल खेल में शामिल हो जाएं। वो नहीं हो रहा है। अब दूसरी बात जो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, जो असम में हो रहा है, आप तस्वीरें देखिए। वो तस्वीरें कह रही है कि कितनी भीड़ वहां पे जुट रही है। ये भीड़ जिस तरीके की जुट रही है वहां पे, मुझको लग रहा है कि असम तेलंगाना की तरफ जा रहा है और वैसे ही रिजल्ट असम में आएगा। विधानसभा तो 2026 में होगा, लेकिन लोकसभा में भी आपको इस भीड़ को, ये भीड़ जो है, इसका असर दिखाई दे जाएगा। मैं कल भी कह चुका हूं कि बहुत मामूली 0.5% वोट शेयर में अंतर था बीजेपी और कांग्रेस में विधानसभा के चुनाव में 2021 में। जी बिल्कुल। और वो अंतर, कांग्रेस वहां पे, कांग्रेस की मौजूदगी है पहले से वहां पे, लेकिन जिस तरीके का समर्थन राहुल गांधी को दिखाई दे रहा है वो निश्चित तौर पे
पूरे उत्तर पूर्व में। और ये जो यहाँ से जो मोमेंटम बन रहा है यात्रा का, आप देखिए कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, जैसा पिछली बार हुआ, ये मोमेंटम बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, ये मोमेंटम बढ़ता जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जी जी प्रशांत जी, दूसरी बात राजीव जी ये है कि जो मुद्दे सेट हो रहे हैं वहां पे, रोजगार के, महंगाई के, ये मुद्दे बड़े होते जाएंगे भीड़ के साथ साथ। तो जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी, दो चीजें होंगी, मुद्दे अंदर तक आएंगे, और दूसरा ये भीड़ और ये समर्थन बढ़ता जाएगा जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी। ऐसे बड़े स्पष्ट संकेत असम से दिखाई दे रहे हैं। और ये बेचैनी बीजेपी की जो दिख रही है, हेमंत बिस्वा शर्मा की या बीजेपी के दूसरे लोगों, वो बहुत साफ इशारा कर रही है कि उनको बेचैनी है इस बात की कि ये समर्थन उन्होंने उम्मीद नहीं लगाई थी। जी, क्या उम्मीदों पर पानी फेर दिया असम का पड़ाव? भाजपा की जो उम्मीदें थीं, उन उम्मीदों पर पानी फेरते हुए हम देख रहे हैं। क्या राहुल गांधी की ये यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम पहुंचकर यहां से एक अलग नैरेटिव या एक अलग टोन सेट करती हुई नजर आ रही है? जरा डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, कैसे देखते हैं आप इसको? राजीव जी, इनकी जो राहुल की जो पहली यात्रा थी उसमें देखिए लगभग पूरा का पूरा जितनी यात्रा हुई, जितने राज्यों से गुजरे, सभी जगह निर्विघ्न रूप से वो संपन्न हुई थी। एक आध जगह सिक्योरिटी लैप्स वगैरह हुआ, लेकिन पुलिस की वापस वहां मदद मिल गई। इसमें देखिए, अगर आप इसके रूट को देखें तो मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम, इसमें या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या उसके गठबंधन की सरकार है। दरअसल जो असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंता बिस्वा शर्मा, इस न्याय यात्रा के सामने उनको सबसे बड़े मोहरे के रूप में खड़ा कर दिया गया है। वैसे भी वो भारतीय जनता पार्टी के कोई अपने आदमी तो है नहीं, मूल रूप से तो कांग्रेस से आए हुए ही हैं, तो उनका जो बेजा इस्तेमाल है वो इसी मौके के लिए किया जा सकता है। और एक मैसेज अब इसके बाद जो जाते हैं, आप देखिए कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, ये ऐसे राज्य हैं कि या तो वहां पर फ्रेंडली है, अपोजिशन होने के बावजूद वहां पर फ्रेंडली सरकारें हैं या मिलीजुली उनके अच्छे पार्टनर्स ही है। उड़ीसा एक तरह से समझिए न्यूट्रल किस्म का है, वो भी कोई ऐसा उसमें विघ्न पैदा करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब उसके बाद आप देखिए छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद थोड़ा सा बांसवाड़ा जाएंगे और राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा है, फिर वो गुजरात में दाहोद जाएंगे, तो गुजरात, ये सब महाराष्ट्र पहुंचने तक अब इसके बाद जो है सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारें हैं या एक आध जगह उनकी पार्टनरशिप के साथ है। हेमंता बिस्वा शर्मा का संदेश है जो आगे उन तमाम राज्यों में जाएगा भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं, कि देखिए मैं इनको अगर ऐसे ऐसे रोक सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। हालांकि तमाम सरकारें इस तरीके के प्रदर्शनों को, रैली को, जब तक वो शांतिपूर्ण है तब तक उसको रोकने की कोशिश इससे नहीं करती कि उससे सहानुभूति मिल जाती है सामने वाली जो निकल रही है, जो यात्रा निकल रही है या प्रदर्शन धरने जो कुछ हो रहे हैं। लेकिन अब हेमंता बिस्वा शर्मा ने, हालांकि हेमंता बिस्वा शर्मा के अपने कंपल्शंस है जिसके कारण वो इतना बड़ा जो है खतरा ले रहे हैं। असली बात यह है कि पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट के एक तरह से माने जाते हैं कि सबसे बड़े जो एम्बेसडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हेमंता बिस्वा शर्मा है। उन्हीं के इंचार्ज है वो सातों के सातों राज्यों के नेडा के, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो उन्हें अगर वहां पर सफलता नहीं मिलती पर्याप्त 2024 में, तो इनका अपना मुख्यमंत्री पद जो है वो अपना खतरे में पड़ सकता है। इससे हेमंता बिस्वा शर्मा जो है अपनी चिरपरिचित जो उनकी शैली है काम की, आक्रामक शैली, उसका वो पूरा का पूरा एक तरह से इजहार कर रहे हैं। लेकिन इसमें असली बात यह है कि हेमंता बिस्वा शर्मा को अपनी सरकार भी बचानी है, मुख्यमंत्री बने रहने हैं, साथ में उनके पत्नी के ऊपर जो सीबीआई की भी नजर थी जब तक वो कांग्रेस में थे, उससे भी बचे रहना है। तो ये अब उनके अपने व्यक्तिगत तो कंपल्शंस हैं ही, उनकी अपनी मजबूरियां हैं ही, लेकिन पार्टी के लिए इस तरीके से अपना कद भी बड़ा करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा को भी पछाड़कर अब जब इनकी रैली आगे बढ़ेगी तो बाकी भारतीय जनता पार्टी के जहां जहां राज्य है वहां भी इनको अवरोध पैदा करने की कोशिशें हो सकती हैं। लेकिन ये एक अच्छी बात है। असली बात यह है कि जो शांतिपूर्ण तरीके से और जो अहिंसात्मक तरीके से राहुल गांधी की जो यात्रा निकल रही है, इसकी परीक्षा तभी हो सकती है जब सरकारें इनको रोकने की कोशिश करें। और जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई है, और इसमें तो जयराम रमेश ने ट्वीट में कहा है कि तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों का काम है, सीधा सीधा उन्होंने नाम लिया है।
तो अब इसमें देखना यह है कि किस प्रकार से इनके खिलाफ शिकायत दर्ज होती है, नहीं होती है, और क्या कदम उठाती है वहां की असम की सरकार। लेकिन अब ये जान रखिए कि हेमंता विश्व शर्मा ने बाकी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को एक तरह से राह दिखा दी है कि मैंने अपनी ओर से जितना कर सकता था वो मैंने कर दिया। हालांकि अभी असम में और रहेंगे वो 5 दिन शायद और हैं, तो अगले 5 दिनों में क्या होता है, ये 6 दिन और है, तो अब और क्या होता है वो देखना पड़ेगा। लेकिन ये बात जो है कि संदेश अगर जाता है तो ये यात्रा है और रोचक होगी, क्योंकि मेरा अपना भी मानना था, मैंने पिछले समय जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि एक बार टकराव तो दिखे कम से कम कि सरकार किस हद तक रोक सकती है और न्याय यात्रा जो है कितनी अहिंसात्मक हो सकती है। क्योंकि गांधी जी के जितने भी उनके आंदोलन हुए उन्होंने हमेशा अपनी परीक्षाएं दी है। तो इस परीक्षा में फिलहाल तो न्याय यात्रा उत्तीर्ण होती दिख रही है। आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन रोचक होने जा रहा है। बिल्कुल, ये यात्रा रोचक होने जा रही है। अगला पड़ाव असम में फिर से है। 6 दिनों की यात्रा असम की होगी इसके बाद, यानी कल से, और 6 दिनों में जब आखिरी दिन का पड़ाव जो होगा, आखिरी पड़ाव, उसमें राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपनी बात रखेंगे मीडिया के सामने, और हम आप तक पल पल की खबरें पहुंचाते ही रहते हैं। क्या कुछ कहेंगे राहुल गांधी ये भी हम देखेंगे। लेकिन क्या यहां से इस यात्रा ने उस टोन को सेट कर दिया है, उस नैरेटिव को सेट कर दिया है जिससे 2024 का चुनाव विपक्षी दलों को और संगठित करने में आसान होगा? इस चुनाव में विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उस गठबंधन को और मजबूत करने में आसान होगा। जैसे आज अखिलेश यादव ने ट्वीट करके, उसके अलावा मीडिया के सवालों का जवाब देकर बातें अपनी कही हैं, और दूसरी तरफ अलका लांबा ने आज ही डीबी लाइव से जो चर्चा की है, उस चर्चा में भी, उस पूरी चर्चा को आप कल सुनेंगे, लेकिन उस चर्चा में भी उन्होंने अपनी बात साफ साफ कही है कि दिल्ली में हम लोगों ने सीटों के बंटवारे को पैक कर दिया है। पंजाब में भी वैसी ही बात सुनने को आ रही है। तो अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें संगठन की, इस गठबंधन की जो तस्वीरें आ रही हैं वो महत्वपूर्ण हैं। क्या यहां से एक परेशानी जो है वो दिखाई दे रही है बीजेपी के सामने? और सबसे बड़ी बात कि ये यात्रा पूर्वोत्तर से पश्चिम की ओर और उत्तर भारत पूरा का पूरा कवर करते हुए, बड़े बड़े राज्यों को कवर करते हुए यात्रा आगे बढ़ेगी। 2024 के चुनाव के नैरेटिव को क्या राहुल गांधी सेट कर रहे हैं? सवाल बड़ा है और महत्वपूर्ण है। अमलेंदु उपाध्याय जी, निश्चित तौर पर सवाल बड़ा है और महत्वपूर्ण है, और मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं कि राहुल गांधी निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। आप देखिए, अब इस पे तो बाद में आते हैं कि हमला क्यों हो रहा है, क्यों कराया जा रहा है, और आगे क्या हमले होंगे क्या नहीं होंगे। लेकिन आपने भी बताया कि अलका लांबा ने जो आज हम लोगों के साथ बातचीत की है डीबी लाइव के साथ में, तो ये अलका लांबा उस लॉबी की समझी जाती थी जो आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी तरीके के गठबंधन की विरोधी थी, और इंडिया गठबंधन बनने के बाद भी जो थी आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के किसी भी चुनावी गठबंधन का विरोध कर रही थी। तो आज अगर अलका लांबा भी ये बात कह रही है कि हमने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन को पैक कर दिया है, और केजरीवाल अगर गुलदस्ता लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में क्या क्या चीजें अब तक हो चुकी हैं। दूसरा, इस हमले के बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जो है तुरंत ट्वीट किया, और जिस सख्त लहजे में ट्वीट किया अखिलेश यादव ने, वो लहजा सेम लहजा वही है जो गौरव गोगोई का या जयराम रमेश का लहजा था कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने हमला किया है। यानी उसी टोन में अखिलेश यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो है वो हमला किया है इस यात्रा पे हमले को लेकर के। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन के दलों को भारतीय जनता पार्टी ने एकजुट कर दिया। तो अब मुझे लगता है कि कोई ये सीट भी बंटवारे की तो कोई समस्या है ही नहीं। जो होगी भी, तो जैसे राहुल गांधी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो होगी वो हम कर लेंगे, सब चीजें एकदम पैक है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें पैक है, और वो केवल घोषणा करना जो बाकी है वो उनकी अंदरूनी चीजें वो उसमें सब पैक हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात राजीव जी है कि मणिपुर से जिस तरीके से यात्रा शुरू हुई और वहां इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की उपस्थिति थी, आज जिस तरीके से यात्रा आगे बढ़ रही है, राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं और जिन क्षेत्रों से होकर के ये यात्रा जा रही है, जाहिर सी बात है कि वहां कांग्रेस का बहुत सी जगह ऐसी है जहां प्रभाव नहीं है, लेकिन वहां से ये यात्रा जा रही है। तो इसका मतलब कि ये यात्रा सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, वास्तव में इंडिया गठबंधन की यात्रा है। और ये जैसे खड़गे जी ने भी कहा कि ये इंडिया गठबंधन की यात्रा हमने सबको दिया है, ये यात्रा शुरू होने से पहले जो वार्ता हुई सबकी
ऑनलाइन जो थी वो वर्चुअल हुई, उसमें उन्होंने सबको बताया भी कि सबको न्योता दिया गया है कि जो इसकी जो सुविधा हो वो उस तरीके से आकर के मिले। तो ये यात्रा जिस तरीके से आगे बढ़ रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी पैदा करने वाली है। अब असम में जो हमले हो रहे हैं राजीव जी, जो इस तरीके से हुआ और ये जो शंकाएं जताई जा रही है कि साहब ये आगे भी हो सकता है, मुझे लगता है कि आगे हमले नहीं होंगे, क्योंकि आगे जो है वो जो चीजें होंगी वो ठीक ठाक और होंगी, और आगे इस तरीके के नए मुल्ला जो प्याज खाते हैं वो आगे नहीं है। तो ये नए मुल्ला प्याज खाने वाले असम में ही थे, तो यहाँ वो अपना दिखा रहे थे अपनी एक तरीके से देखा जाए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की घबराहट जो है एक तरीके से ये वो सामने निकल करके आ रही है कि उसको इस यात्रा से और इंडिया गठबंधन से कितनी ज्यादा घबराहट होने लगी, परेशानी होने लगी। प्रधानमंत्री जो दक्षिण में घूम रहे हैं, नगरी नगरी द्वारे द्वारे मंदिर मंदिर मठ मठ जो जा रहे हैं राजीव जी, तो वो राम मंदिर का वहां प्रचार करने नहीं जा रहे हैं, वहां राम मंदिर की बात ही नहीं कर रहे हैं। वहां तो वो उन मंदिरों की पूजा कर रहे हैं जो दक्षिण के मंदिर हैं, वहां राम मंदिर की कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो वहां ये बताना चाहते हैं कि राम मंदिर जो बन रहा है वो दक्षिण के मंदिरों से जो उसका कोई टकराव नहीं है। शंकराचार्य के ऊपर हमले तो करा रहे हैं यहाँ अपने वाचाल लोगों के जरिए, लेकिन दक्षिण में जो है वो शंकराचार्य के ऊपर कोई हमला करने से प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी बच रही है। तो ये आप समझ सकते हैं कि वो किस रणनीति में काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री, जो दक्षिणों के मंदिरों में घूम रहे हैं। 11 दिन आपने अनुष्ठान किया, लेकिन आप बद्रीनाथ केदारनाथ अभी नहीं पहुंचे, आप दक्षिण में घूम रहे हैं अनुष्ठान करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि अनुष्ठान का मतलब जो है वो क्या है। और शंकराचार्य जिस तरीके से लगातार सवाल उठा रहे हैं, और अब तो जो रामानंद संप्रदाय के जो है उनका भी आ गया, जिस तरीके से पीठाधीश्वर है उनका भी सब बयान आ गया। तो ये कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि 22 तारीख का जो उसका मेगा इवेंट है वो मेगा इवेंट की हवा निकल चुकी है, और उस मेगा इवेंट की हवा निकलने के बाद जब राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ेगी तो और उसके ऊपर पानी फेरती हुई चली जाएगी। तो इसलिए अब घबराहट में इस तरह की चीजें हो रही हैं, और ये समझ नहीं पा रहे हैं अभी कि इनको यात्रा का किस तरीके से विरोध करना है, उस पर हमले करने हैं या राहुल गांधी पे हमले करने हैं कि इंडिया गठबंधन के लोगों के ऊपर हमले करने हैं। तो ये अभी इनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो जो नए मुल्ला जो प्याज खाने वाले हैं उनकी समझ में जो आया वो उन्होंने असम में कर दिया है कुल मिलाकर के। अब आगे जो है वो पुराने मुल्ला जो है वो सोचेंगे किस तरीके से इस यात्रा पर हमले करने राजीव जी। हमले की बात और यहाँ से असम में जो कुछ हुआ है उसकी चर्चा हम कर ही रहे हैं, और साथ साथ 2024 का नैरेटिव कैसे सेट हो रहा है। क्या ये यात्रा अब मील का पत्थर साबित होने वाली है? 6700 किलोमीटर की यात्रा छोटी मोटी यात्रा नहीं है। राहुल गांधी हाइब्रिड कह भी रहे हैं और हाइब्रिड यात्रा कर भी रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और लोगों की बातों जैसा भी आप सुन भी रहे थे, राहुल गांधी के जो विचार जो अपने भाषण में जो बातें रखते हैं उस आधार पर भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। नैरेटिव सेट करने की हम बात कर रहे हैं, 2024 को किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं हम, उसकी चर्चा कर रहे हैं। दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम की बात अगर करें तो उत्तर और खासकर पूर्वोत्तर का जो चंक जो 25 सीटों का है उसको अब प्रभावित करते हुए राहुल गांधी नजर तो आ ही रहे हैं। और अगर उसको प्रभावित कर लेते हैं राहुल गांधी तो क्या उत्तर भारत में भी परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई देती हैं? पूछना जानना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपसे कि क्या आपको उत्तर और खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन राज्यों में, फिर उधर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन राज्यों में भी परिस्थितियां बदलती हुई, या राहुल गांधी की यात्रा कुछ नहीं तो फ्लोटिंग वोटर्स को ही प्रभावित करती हुई नजर आती हैं क्या? किस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि अब ये यात्रा ऑलरेडी 14 तारीख से आज हम 20 तारीख में, मतलब 6 दिन 7 दिन की यात्रा के हो गए ऑलरेडी, एक सप्ताह बीतने के बाद इसकी चर्चा तो कर ही सकते हैं कि कितना प्रभावित कर सकते हैं राहुल गांधी या उनकी यात्रा वोटर्स को। देखिए राजीव जी, निश्चित रूप से अभी नॉर्थ ईस्ट से जब ये यात्रा निकल करके बंगाल होते हुए हिंदी पट्टी में प्रवेश करेगी तो यहाँ की अपने जो मुद्दे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 11 दिन ये यात्रा रहने वाली है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और फिर महाराष्ट्र तक राहुल गांधी को जाना है। यहाँ के जो अपने इश्यूज हैं, चाहे वो दलितों के उत्पीड़न के हों, आदिवासियों के अपमान के हों, किसानों के अपने मुद्दे रहे हों, नौजवानों के हों, और उत्तर प्रदेश को जो लोग ये सोचते हैं कि राम मंदिर के उस पूरे माहौल में भारतीय जनता पार्टी को ही वोट मिलने जा रहा है, तो वो ये भूल जाते हैं कि ये कांशीराम की भी जमीन है। मुलायम सिंह और कांशीराम ने मिलकर के 3 दशक तक उत्तर प्रदेश को मथा है, और सोशल जस्टिस की ये बड़ी मजबूत जमीन रही। यहाँ पर राहुल गांधी जब आएंगे और जो उनका अपना नारा है कि 10 साल के अन्याय काल के खिलाफ
न्याय के लिए जो वो यात्रा करने जा रहे हैं, जिसमें सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस की वो बात कर रहे हैं, तो चाहे वो जीएसटी के मार से जूझता हुआ मध्यम और लघु व्यवसायी हो, या नोटबंदी के समय की प्रताड़ना हो, कोरोना काल में जिस तरह से असंगठित क्षेत्र को बर्बाद कर दिया गया, तो जो नौजवान है, जो नौकरी की तलाश में है, लेकिन उसे अग्निवीर जैसी योजना पकड़ा दी गई है, जिसे वो सम्मान भी नहीं मिल सकता है और इसके जरिए उसे जीवन भर का रोजगार भी नहीं मिल सकता है। तो ये तमाम ऐसे सवाल होंगे जो सवाल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी उठाएंगे। और राहुल गांधी जब इस उत्तर प्रदेश से गुजरेंगे तो वो कास्ट सेंसस का इश्यू पहले से रहा है, दलितों, आदिवासियों के अपमान और उत्पीड़न के मुद्दे वो पहले से उठाते रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो भी एक पूरा बड़ा हिस्सा है जो एंटी बीजेपी हो, जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किस तरह से लोकतंत्र को कमजोर किया है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया है, संविधान पर हमला जारी है और संविधान को ही बदलने की कोशिश हो रही है। तो जो सोशल जस्टिस की राजनीति को समझते हैं, जानते हैं, वो निश्चित रूप से इस कारवां के साथ होंगे, राहुल गांधी के साथ होंगे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की भी बेचैनी बढ़ी हुई सुनने में तो ये भी आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जल्दी चुनाव कराने के मूड में है। तो वो इसीलिए कि ताकि राम मंदिर की जो लहर है वो उसका प्रभाव बना रहे और उसके जरिए ही, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एक तरह से आप देखें तो पुलवामा की तरह का ही वो एक माहौल राम मंदिर के जरिए क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन उसमें वो कितना सफल होंगे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता फिलहाल से। लेकिन जब ये यात्रा नॉर्थ इंडिया से गुजरेगी तो निश्चित रूप से जो सवाल दबा दिए जा रहे हैं राम मंदिर की लहर में, वो सवाल और वो नैरेटिव सामने आएगा, तो उससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी, ये बात हम आंखों देखी बता रहे हैं, आप तक पहुंचा भी रहे हैं। आना चाहता हूं गर्ग साहब आपके पास, कैसे आप देखते हैं इस यात्रा को? 7 दिन हो गए और यहाँ से चूंकि बहुत ज़्यादा लंबा वक्त नहीं गुजरना है, बहुत तेज़ी से ये वक्त गुजर जाएगा। 66 या 67 डेज में ये यात्रा ख़त्म हो जाएगी और 6700 यानी कि रोज़ लगभग 100 या 110 किलोमीटर चलना है। राहुल गांधी को चल भी रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, कहीं रुकते हैं तो लोगों से मिलते ही नजर आते हैं, ये सब दिखाई दे रहा है। ऐसे में नैरेटिव की बात हम कर रहे हैं, 2024 के चुनाव की बात कर रहे हैं। पिछली दफ़ा जब हम लोग बात कर रहे थे 15 दिन पहले, क्योंकि पिछले शनिवार को तो हम लोग मणिपुर से जुड़े हुए थे तो चर्चा वहाँ की थी, लेकिन उससे पहले जब हम आप सब चर्चा कर रहे थे तो आप एक बात कह रहे थे कि 50 सीटें अगर इधर से उधर हो गई तो परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल जाएंगी। दक्षिण में मोदी जी का जाना अभी पिछले 2-3 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं, क्या ये प्रभाव छोड़ सकता है? क्या मोदी जी प्रभावशाली हो सकते हैं? क्योंकि दक्षिण के दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। इस अभी जो कुछ कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो क्या बीजेपी को बेनिफिट दिला सकते हैं, वोट में तब्दील करवा सकते हैं? एक सवाल है, बड़ा सवाल है, इसलिए क्योंकि इधर बीजेपी को लगता है कि जितना ज़्यादा राममय कर दिया जाए, अयोध्यामय कर दिया जाए, तो इसीलिए तो केंद्र सरकार ने अपने यहाँ छुट्टी दे दी, अलग अलग कई राज्यों ने छुट्टी दे दी और तमाम लोग अयोध्या के रास्ते चल पड़े हैं। हमारे प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं दिल्ली में जो परिस्थितियां हैं, चारों तरफ भगवा कलर और एक ही कलर के शेड में भी परिवर्तन नहीं है उस झंडे में। तो उस ढंग का झंडा अगर हम देख रहे हैं तो ये उत्तर भारत है, लेकिन दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। बेनिफिशियल हो सकता है क्या? देखिए, इसका जवाब तो राजीव जी आप ही दीजिए। आपने कर्नाटक में प्रधानमंत्री के रोड शो कवर किए हैं जी। आप बेंगलोर में उपस्थित थे प्रशांत जी के साथ, जब आप सड़क पर खड़े होकर रोड शो कवर कर रहे थे। आपने भीड़ देखी है वहां की, प्रधानमंत्री की। आपने तेलंगाना में भी कवर किया है प्रधानमंत्री की यात्राओं को। प्रधानमंत्री की भीड़ वोट में, मतों में कितनी तब्दील हुई? आप कर्नाटक और तेलंगाना में जो सफाया हुआ है और हिमाचल में जो हुआ है, उसको आप छोटा मत मानिए।
मैंने जब कहा था 50 सीटें कम हो जाएं, अब आप उन 50 सीटों में, अभी शायद रविकांत जी कह रहे थे, मेरे ख्याल से 25 सीटें, जो मैंने पिछली बार भी कहा था 25 सीटें, कर्नाटक की 4, तेलंगाना की 4, हिमाचल की 33 सीटें, तो ये हो गई हैं। अब आप ये जो असम की सीटें हैं ये भी गिन लीजिए, आप आंध्र की सीटें भी गिन लीजिए, और उड़ीसा में जो बड़ी घटना हुई है कि आज इतना बड़ा पुरी के मंदिर का जो परिक्रमा स्थल का जो उद्घाटन हुआ 17 फरवरी को, जिसमें नवीन पटनायक थे और पुरी के 17 शंकराचार्य जनवरी थे। को जी 17 जनवरी को 3000 करोड़ रुपए का, 2700 करोड़ रुपए का जो परिक्रमा स्थल बना है, उसमें आपने देखा कि प्रधानमंत्री मौन है उस पूरे के पूरे, न वो उपस्थित थे, न उन्होंने उस पर कोई टिप्पणी की। कोई केंद्रीय नेता नहीं था। उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया था कि नहीं मुझे नहीं पता, वो थी नहीं। आप क्या समझते हैं ये जो उड़ीसा में जो हुआ है कि राममय कर रहे हैं और कृष्ण को छोड़ रहे हैं, और बीजेपी को वहां जो 8 सीटें हैं अभी वर्तमान में 21 में से, आप क्या मानते हैं क्या होगा? पूरे मीडिया ने ब्लैकआउट किया जगन्नाथपुरी के इस इतने बड़े आयोजन का, पूरे पेज के विज्ञापन तो छापे मीडिया ने, पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये चल रहा है। राहुल गांधी जो आक्रमण कर रहे हैं मीडिया को लेकर, मैं आपको कहना चाहता हूं राजीव जी कि बीजेपी को हराने में सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की रही, गोदी मीडिया की। वो इतना अतिरेक कर रहा है मीडिया कि जो चीजें दिखाना चाहिए, सरकार की अचीवमेंट्स जो दिखाना चाहिए, आपने देखा ना कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जब सवाल पूछा गया, और पूछा उन्होंने प्रधानमंत्री ने कि क्या तुमको कोई पैसे तो नहीं देना पड़े, तो वो महिला कहती है कि हाँ देना पड़े 30,000 रुपए। इस तरह की जो चर्चाएं हैं। एक जो आपने जो बात कही, मैंने भी कही थी कि ये पूरे देश में 2024 की टोन सेट कर रहे हैं, मैं उसमें थोड़ा और संशोधन कर रहा हूं। ये विधानसभा चुनाव की भी टोन सेट कर रहे हैं। अगर एक देश एक चुनाव करके प्रधानमंत्री आज या केंद्र सरकार फैसला लेती है कि एक साथ चुनाव करवाए जाएं, या जल्दी चुनाव करवाए जाएं, या देर से करवाए जाएं। 2021 में चुनाव हुए थे असम में 126 सीटों के लिए, उसमें 11 सीटें कम हुई थी इनकी, एनडीए की, और 24 सीटें बढ़ी थी ये कांग्रेस के अलायंस की, 50 हो गई थी जी। 26 में चुनाव है वहां असम में। प्रशांत जी ने भी बताया परसेंटेज का फर्क। अगर आप परसेंटेज निकाल के देखें तो 12%, 13% वोट बढ़ा है एनडीए का, ये इनका महाजोत का पिछले चुनाव। ये जो डरे हुए हैं असम के मुख्यमंत्री, इसलिए डरे हुए हैं कि 2026 के चुनाव में या उसके पहले के किसी चुनाव में ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ये जो विरोध कर रहे हैं ये बीजेपी के समर्थन के लिए नहीं कर रहे हैं, या बीजेपी लोकसभा के लिए नहीं कर रहे हैं, ये अपनी नौकरी बचाने के लिए कर रहे हैं। तो ये विधान, आपने देखा ना चंडीगढ़ का, आपको पता ही होगा
चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था, सब कुछ तय था, सबको पता था कि मेजॉरिटी किसके पास है, बीजेपी के पास नहीं है। आपने कभी सुना है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर बीमार पड़ गया इसलिए चुनाव टाल दिए गए? मेयर के चुनाव, निर्धारित चुनाव टाल दिए गए। क्या इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बीमार पड़ जाएगा तो देश में लोकसभा के चुनाव टल जाएंगे? ये जो चल रहा है, ये इसमें संकेत ढूंढना पड़ेंगे कि हम लोगों या विपक्ष को किस तरह की तैयारी रखना पड़ेगी कि सरकार क्या क्या कर सकती है, सरकार के पास क्या क्या ऑप्शंस है सत्ता बचाने के लिए। और इसलिए ये जो यात्रा है ये टोन सेट कर रही है, जनता को तैयार कर रही है इस चीज के लिए कि किन किन खतरों के प्रति जनता को आगाह कर रहे हैं राहुल गांधी कि क्या क्या खतरे हैं देश के सामने, और इसी तरह की वो बातें कर रहे हैं। आप एक चीज नोट करिए, एनडीए के दूसरे नेता कहाँ हैं? कौन से नेता हैं जो इस समय एनडीए के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं? कैमरे में भी प्रधानमंत्री मोदी अकेले दिखते हैं और चुनाव प्रचार में भी अकेले दिखते हैं। आपने कभी सुना कि कोई एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई चर्चा चल रही? कोई पूछता है मीडिया का आदमी सवाल कि एनडीए में इतने सारे सवाल पूछे जाते हैं इंडिया गठबंधन को लेकर कि सीटों के बंटवारे का क्या हुआ? कभी आपने सुना कि एनडीए में अगर इतने सारे दल हैं तो सीटों के बंटवारे को लेकर कोई चर्चा के बारे में आपने सुना? इंडिया गठबंधन के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर सवाल किए जाते हैं, कभी आपने सुना कि कोई चर्चा है कि एनडीए का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? ये जो चल रहा है ये काफी खतरनाक जो चल रहा है, और हम लोग उसमें देख नहीं पा रहे हैं कि एक जो पर्दे के पीछे इस सरकार को सत्ता में बना प्रयास चल रहा है कि मंदिर के गर्भगृह में तो रामलला की स्थापना हो रही है, पर प्रधानमंत्री के मन के गर्भगृह में वो किस तरह की योजनाएं बना रहे हैं और वहां किस तरह की प्रतिमाएं वो स्थापित कर रहे हैं, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, उनकी पार्टी को भी नहीं है। आज तो दिक्कत यह है कि उनकी पार्टी के लोग भी आशंकित हैं कि क्या हो क्या रहा है। जी। बीजेपी में पुराने नेताएं जितने हैं, आप देखिए कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह, उनको वो कर क्या रहे हैं किसी को जानकारी है? क्या वो अयोध्या में दिख रहे हैं? वसुंधरा राजे दिख रही हैं अयोध्या में? या उमा भारती क्या बातें कर रही हैं? ये सिर्फ शंकराचार्यों का मामला नहीं है। ये जो पूरा का पूरा इस समय चल रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए काफी बड़ा संकेत है। और वो अगर ये 66 दिन आसानी से नहीं गुजरेंगे, आपने कहा कि अभी गुजर जाएंगे, 60 दिन बहुत भारी पड़ने वाले हैं हर एक बीजेपी को, बहुत प्रधानमंत्री को। ये एक एक दिन, एक एक क्षण, ये राहुल गांधी की 5 महीने की पैदल यात्रा 4000 किलोमीटर की, और ये 66 दिनों की 6700 किलोमीटर यात्रा, आप पाएंगे कि बहुत भारी पड़ेगी ये यात्रा। इसका जो असर होगा वही चुनाव पर अंतिम रूप से पड़ने वाला है। और ये बड़ा कोइंसिडेंस है कि राहुल गांधी की ये यात्रा इतने बारीकी से प्लान की गई है, इसका रूट, इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसके जिले, कितनी 50, 52, 53 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इसमें, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। एक एक इतना मेटिकुलसली प्लान किया गया है रूट कि किसको एड्रेस करना है। तो ये इसका जो इम्पैक्ट होगा, अगर इन सीटों का, ये जो 100 सीटें 110 सीटें हैं, इनमें अगर कन्वर्जन हो गया तेलंगाना और कर्नाटक की तरह,
तो आप क्या मानते हैं कि क्या होगा? दक्षिण भारत में 150 सीटें हैं राजीव जी। जी। तो क्या जो बची हुई 400 सीटें हैं उसमें 400 की 400 इनको मिल जाएंगी एनडीए को? ये ईवीएम के जरिए भी नहीं मिलेंगी, ये मैं बता रहा हूं जी। इसलिए ये बहुत क्रूशियल टाइम से हम लोग गुजर रहे हैं और हम लोगों को खासकर ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जो नैरेटिव एनडीए सेट कर रहा है या मोदी सेट कर रहा है उसमें हम लोग बह नहीं जाए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं गर साहब कि जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है उसमें हम बह ना जाएं। और सवाल अगर पूछे जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग यानी कि सीटों के बंटवारे को लेकर क्या चल रहा है, तो सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि एनडीए में क्या कुछ होने जा रहा है, एनडीए में सीटों का बंटवारा कैसे हो रहा है, कि कहां किस राज्य में कितनी सीटें बीजेपी को दी जा रही हैं और कितनी सीटें उसके। उत्तर प्रदेश को ही देख लें, उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, जरा बता दें कि वहां पर कितनी सीटों पर बीजेपी लड़ने जा रही है। 80 सीटें हैं। ये सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं, पूछना चाहिए। जल्दी जल्दी आना चाहता हूं हमारे दोनों साथी राहुल लाल जी पहले और फिर क्लोजिंग के लिए प्रशांत टंडन जी। समय बिल्कुल खत्म हो चुका है लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा राहुल लाल जी कैसे आप देखते हैं इस नैरेटिव को आगे बढ़ते हुए? राहुल गांधी आपके हमनाम पैदल यात्रा पे हैं और नैरेटिव तो सेट कर ही रहे हैं और जिसमें जन मुद्दे हैं, खासकर महंगाई की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। कल आदिवासी बनाम बनवासी की भी बात कर रहे थे, जो अभी गर साहब कह रहे थे कि इस रूट को इस ढंग से प्लान किया गया है कि हर वर्ग को कहीं ना कहीं एड्रेस किया जाए, हर वर्ग को कहीं ना कहीं प्रभावित किया जाए कि यात्रा प्रभावित हो ना हो, लेकिन उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचाया जाए कि इस यात्रा के जरिए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश है। राहुल लाल जी। कि 2024 के लोकसभा, जी ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ बिल्कुल मैं मानता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जो मुद्दा है वो राहुल गांधी सेट कर रहे हैं। इसमें अब तो कोई आशंका वाली बात ही नहीं बची, क्योंकि देखिए बीजेपी जिस तरह से बैकफुट पे दिख रही है, जो श्रवण गर्ग साहब ने जो सवाल पूछे कि वे लगातार टीम इंडिया से सवाल पूछे जाते हैं कि भाई आपकी गठबंधन आपका हुआ कि नहीं हुआ। तो ये तो हम लोग डे वन से जान रहे हैं कि टीम इंडिया में लगातार जिनसे भी पूछा जा रहा है वो यही चीज बोल रहे थे कि भाई हम लोग केवल और केवल जीत को ध्यान में रख रहे हैं, सीट लेने की कोई आपाधापी नहीं मची हुई है। अभी अखिलेश यादव भी यही बयान दे रहे थे। और उधर अगर हम लोग टीम इंडिया जो एनडीए वाली टीम है उसकी बात करें, देखिए उसकी केवल एक बैठक हुई, 38 समूह की एक बैठक हुई। अब वहां पर सीट शेयरिंग की क्या बात होगी? मैं तो आपको अभी भी कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के कई छोटे छोटे दल हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर राम मंदिर का मामले में क्या फलसफा दिखेगा। उनको दिखेगा कि कुछ वो प्रभाव डाल रहा है तो वो उधर रहेंगे, नहीं तो फिर वो लोग भी, और जिसमें से ओम प्रकाश राजभर बीच बीच में घंटी बजा भी रहे हैं टीम इंडिया के लिए, वो घंटी पर्दे के पीछे से बजा रहे हैं। तो उनके घटक दल तो खुद ही दाएं से बाएं होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो इसलिए मीडिया के लोग उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, उनसे पूछेंगे तो फिर तो ये पर्देदारी खुलने लगेगी। अभी भी देखिए लगातार सवाल क्या पूछा जा रहा है कि लालू और नीतीश के बीच में दूरी। अरे भाई, जब वहां पे सीट को शेयरिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, आप लगातार ढोल पीट पीट के वही पुराने मुद्दे उठा देते हैं। तो इनकी परेशानी यही है कि ना इनके पास मुद्दा है। राम मंदिर का मामला देखिए, पहले तो मैं ये कह रहा था कि उनको फरवरी में ढूंढना पड़ेगा राजीव जी नया मामला, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि इनको नया मामला लेकर जनवरी में ही आना पड़ जाएगा, जो स्थितियां बनी हुई है अभी। प्रशांत जी जो एक चीज कह रहे थे, थोड़ा मैं वो भी कह दूं, जो झंडे हैं वो झंडे एक तरह के तो है ही। देखिए वो झंडे जबरन दुकानदारों को दिए जा रहे हैं, वो डर से लगा रहे हैं, उनको जबरन कहा जा रहा है कि अपना स्टॉक रखिए, आप दूसरे लोगों को भी दीजिए। तो वो जरूर राम मंदिर से संबंधित झंडे है, लेकिन उसको जनता समझ रही है कि वो बीजेपी का प्रचार सामग्री ही है, वो बीजेपी के प्रचार सामग्री के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो जब आप किसी चीज की अति करते हैं तो फिर उसमें आप एक्सपोज भी होते हैं। इसलिए जो मूलभूत मुद्दे हैं, राहुल गांधी के किसी भी सवाल का मुद्दे का जवाब कहां है राजीव जी? इनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। इसलिए ये जितना ही राहुल गांधी को घेरेंगे उतना ही ये फंसते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी को घेरने की कोशिश में खुद फंसते जा रहे हैं, जा रही है कह सकते हैं बीजेपी, या बीजेपी वाले फंसते जा रहे हैं। लेकिन प्रशांत टंडन जी, क्लोजिंग आपसे,
इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा, बहुत सारे मुद्दे आए इसमें जिस पे चर्चा ज़रूरी है। आने वाले समय में और करेंगे। 2024 का टोन सेट करने की कोशिश, साथ साथ विधानसभा के चुनाव हैं, जैसा गर्ग साहब कह रहे थे, वो भी सेट करने की कोशिश, सेट करें ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं इस यात्रा के जरिए एक नैरेटिव बनता हुआ वो हम देख रहे हैं। इसको किस हिसाब से, किस अंदाज से देखा जाए, जब ये आज से 2 महीने बाद यात्रा समापन की ओर जाएगी, मुंबई में यात्रा होगी, हम सब उसके गवाह होंगे, उस दौर में चुनाव की शायद घोषणा भी हो चुकी होगी और देश पूरा का पूरा चुनावी मोड में होगा, तब 2 महीना पहले अगर आप देखेंगे तो क्या ये लगेगा, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है अभी से कि हाँ, राहुल गांधी ने पहले यात्रा निकाल के बहुत अच्छा काम इस गठबंधन के लिए किया है। टाइमिंग तो देखिए राज जी बहुत इंपॉर्टेंट है ही। और आप देखिएगा कि 22 तारीख के बाद जो बात यहाँ पे चर्चा हो चुकी है 2 दिन पहले, उसको मैं दोहराना चाहता हूँ कि ये डिपेंड करता है कि बीजेपी क्या ये जो यूफोरिया है, ये जो उत्सव का माहौल है, इसको कितना सस्टेन कर पाती है। अगर इसको सस्टेन करती है तो फिर ये कितना उबाऊ होने वाला है जनता के लिए। भाई मोदी साहब अप्रैल तक छुट्टी लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से इस वेशभूषा में मंदिरों में या उपवास ये जो भी कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। अगर वो करेंगे तो बहुत बुरी तरह से बैकफायर भी करेगा, क्योंकि अत्यधिक उबाऊ हो जाएगा वो, जबरन। दूसरा कि देखिए जो गर्ग साहब कह रहे थे जी, ये जो मीडिया का ओवरडोज है, ये बिल्कुल मुझे इंडिया शाइनिंग की तरफ ले जाता हुआ दिख रहा है मामला। और उस वक्त मैं एक न्यूज़ चैनल में एडिटर न्यूज़ गैदरिंग था और हम ये देखते थे, ये प्रमोद महाजन का इंडिया शाइनिंग, हम लोग बात करते थे न्यूज़ रूम में कि ये पूरी तरीके से बैकफायर करेगा, और वही हुआ। इतना ओवरडोज मीडिया का कर दिया गया कि वो लोग ऊब गए उससे, लोग अपने जीवन से उसको रिलेट नहीं कर पाए। किस बात का इंडिया शाइनिंग अगर आप प्लेटफॉर्म पे सो रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही, डॉक्टर नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, किस बात का इंडिया शाइनिंग? तो ये जो अभी हो रहा है, ये बहुत ओवरडोज जो मीडिया का हो रहा है, अखंड कवरेज, तो ये अखंड कवरेज बहुत उबाऊ होगा और इसका फटीग लेवल इतना ज़्यादा होगा कि लोग इसमें ऊब जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, अखंड कवरेज, बहुत सही कह रहे हैं आप। और ये उबाऊ होता जा रहा है और आने वाले समय में यानी ज़्यादा दिन नहीं, आज 20 तारीख बीत रही है और 21 और 22 2 दिन बाद परसों राम मंदिर का उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा, उसको भी देख लीजिए। उसके बाद क्या चुनाव को उसी दिशा में बीजेपी ले जाने में सफल हो पाई है, 22 तारीख के बाद 23 तारीख को हम जब चर्चा करेंगे तो इस पर जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि बीजेपी पूरे तन मन धन सबसे, मीडिया से, हर ढंग से इस कोशिश में है कि किसी न किसी रूप में इसको बिल्कुल उस ढंग से बना दिया जाए जिसमें लोग बहते चले जाएं, राम मंदिर राममय हो जाए और उसी में चुनाव हो। क्या ऐसा होने जा रहा है, बड़ा सवाल है, आने वाला वक्त बताएगा और हम इस पर चर्चा आप सबके साथ करेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं श्रवण गर्ग साहब, इतने लंबे वक्त तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। राहुल लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, लंबा वक्त आप लोगों का ले लेता हूं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा होती है, मैं बिल्कुल रोकना टोकना नहीं चाहता हूं कि अच्छे से चर्चा हो, अच्छी बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचे, हमारे साथियों तक पहुंचे। प्रशांत टंडन जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अमलेंदु उपाध्याय जी, बहुत शुक्रिया। और साथ में जुड़े थे प्रोफेसर रविकांत जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आप तमाम साथी हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं लगातार, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ के कहता हूं इसलिए क्योंकि आप लोग भी इतने लंबे वक्त तक, लगभग 2 घंटे तक के इस कार्यक्रम में हिस्सा